अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और ठीक ठाक क्यों नहीं होंगे भाई, क्योंकि वीकेंड आ गया है। और पिछले वीकेंड पे भी हम यही बातें कर रहे थे कि जब वीकेंड आ जाता है ना तो लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कि आज हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। और वीकेंड की जो वाइब होती है ना वो होती ही अमेजिंग है और सबसे अलग होती है। अच्छा, वीकेंड पे बहुत सारे लोग जो है वो ऑब्वियसली छुट्टी का प्लान बनाते हैं कि आज जाना है, रात में कहीं डिनर पर जाना है, किसी फैमिली फ्रेंड के जाना है या फिर ख़ानदान में कहीं जाना है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि वीकेंड पे बहुत सारी शादियां भी होती हैं। भाई जो जितने भी लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि सैटरडे और संडे बहुत सारे वलीमे और बारात रखे होते हैं उन्होंने। तो हर किसी के पास महीने में 2 महीने में एक आध दफ़ा ऐसा इन्विटेशन ज़रूर आता है कि सैटरडे या संडे को ना किसी की वलीमा होता है या फिर किसी की बारात होती है, किसी ने मेहंदी माइयों रखा हुआ होता है और ये सारे इवेंट्स होते हैं। और अगर ऐसा कुछ ना भी हो, आपने कहीं ना भी जाना हो, तो आप अपने घर में ही खुद कुछ ना कुछ प्लान कर ही लेते हैं कि मैंने जो है कोई अच्छी सी मूवी देखनी है, या फिर मैंने जो है किसी के घर चले जाना है, या फिर मेरे घर पे मैंने किसी को बुला के जो है कोई दावत कर देनी है। और फिर संडे के नाश्ते के प्लान्स होते हैं और फिर सैटरडे जो होता है उसको ओवरऑल प्लान किया जाता है। इसी हवाले से हम देखते हैं, इसी वजह से कि सैटरडे की सुबह जब आप घर से निकल रहे होते हैं ना तो बड़ी पुरसुकून सड़कें होती हैं। आप देखते हैं कि बड़े आराम से आपने ऑफिस पहुँचना है, आप पहुँच जाते हैं। लेकिन 3 बजे के बाद जब ट्रैफिक बढ़ना शुरू होता है और लोगों के प्लान्स शुरू होते हैं तो फिर ये ट्रैफिक जो है वो शाम तक नहीं थमता और हमेशा वीकेंड के ऊपर ट्रैफिक भी जैम होता है। तो अगर आपने कहीं जाना है, आना है और कुछ प्लान्स हैं तो जल्दी जल्दी कर लें और जल्दी निकलें और वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आधा 1 घंटा आप ट्रैफिक का भी रख लें। अच्छा जनाब, ये तो हो गई वीकेंड की बातें। इसके साथ साथ अब हम करते हैं वीकेंड की जो एहतमाम होते हैं। और वीकेंड के एहतमाम क्या होते हैं? वीकेंड के एहतमाम ये होते हैं कि आपने प्लान करना होता है अपना पूरा हफ्ता, कि इस पूरे हफ्ते आप क्या काम करेंगे। इस पूरे हफ्ते मंडे को आपने क्या करना है, ट्यूसडे को आपने क्या करना है। जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं, उनका ये होता है कि वो पूरा प्लान करती हैं कि मैंने ये खाना बनाना है, फिर ट्यूसडे को मैंने ऐसे करना है, ये सारा कुछ करना है। और उसके साथ साथ नाश्ते की, वज़न कम करने की और फिटनेस की प्लानिंग भी होती है। जी हाँ, तो जब ये सारी प्लानिंग होती है तो इस सारी प्लानिंग में फिर हम बात करते हैं कि जी हमने वज़न कैसे कम करना है, हमने मंडे से जो है वो अपनी फ़िटनेस के ऊपर तवज्जो देनी है, और फिर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम अपनी डाइट प्लान करेंगे। अच्छा, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए एक ख़ास बात ये है कि वो नाश्ता जो है छोड़ देते हैं, मतलब नाश्ता वो स्किप कर देते हैं। उनको लगता है जी ठीक है, नाश्ता स्किप कर देना चाहिए, उससे हमारा जो वज़न है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो नाश्ता छोड़ देते हैं उससे वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और वज़न कम नहीं होता, बीमार हो जाते हैं। और लगता है कि जी जैसे पता नहीं इन्होंने कितनी डाइट कर ली है या कितने ज़्यादा ये कॉन्शियस हैं। लेकिन अगर आपने वज़न कम करना है तो आपको नाश्ता करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो नाश्ता नहीं जो हैवी नाश्ता होता है कि आपने नाश्ते में 2 पराठे खा लिए, या आपने नाश्ते में जो है वो इस किस्म की ग़िज़ाएँ ले ली जो कि आपको और आपकी डाइट के ख़िलाफ़ जा रही हैं। बिल्कुल नहीं ऐसे आपने करना। नाश्ते में आपने लेनी है हेल्दी डाइट और हेल्दी चीज़ें, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं कि आपने खाना है बादाम, जी हाँ, रिच इन प्रोटीन। फिर आपने लेनी है बेरियाँ। फिर आपने जो है वो बीज लेने हैं, मेथी के बीज आपने खाने हैं, अलसी के बीज खाने हैं। फिर आपने दही भी खानी है, ग्रीन टी पीनी है, और उसके अलावा आपने नींबू का पानी और तरबूज। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ये अपनी डाइट में आपने शामिल करनी है ताकि आपका वज़न भी कम हो और आप बीमार भी ना हो। और ये भी ना हो कि जी आपको ऐसी वीकनेस फील हो रही हो कि भाई मैंने डाइट कर ली तो अब मुझे जो है बहुत वीक फील हो रहा है और मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। तो आप दुबले भी रहें, फिट भी रहें, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत भी अच्छी रहे। ये सबसे बड़ी जो है ना वो मेंटेनेंस होती है आपकी लाइफ की। अच्छा, अब सेकंड पार्ट आ जाता है फूड, खाबे। वीकेंड है, खाबे हैं और फिर सर्दियां हैं, तो जनाब सबसे ज़्यादा लोग मछलियों के बारे में बात करते हैं। और इससे मुझे भी कुछ याद आया, बहुत सारे लोग जो है वो एहतमाम करते हैं कि कराची शहर से बाहर जाते हैं, दरियाए सिंध की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो है वो मछलियाँ ट्राई करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जा पाते किसी वीकेंड पे बहुत दूर, तो उनके लिए हमारे ही शहर में किसी और शहर की जो है वो डिश या फिर कोई मज़ेदार सी रेसिपी अगर मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं होती। और हमारे साथ जो हमारे व्लॉगर हमें ज्वाइन करेंगे, फूड व्लॉगर हैं, वो अमेजिंग व्लॉगर हैं और वो हम लोगों के लिए इसी शहर में ऐसी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें ढूंढ के लाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो पिछली दफ़ा उन्होंने जो है वो हमें बड़ी ज़बरदस्त सी समोसे के हवाले से बताया था। आज वो हमें एक मछली यानी फ़िश प्लेटर के हवाले से बताएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए
कि आज जो लोग मछली खाने जाना चाहते हैं उनको ये पता चलेगा कि अच्छी मछली जो है वो कहाँ उनको मिल सकेगी। तो फूड के हवाले से बहुत सारे लोग कॉन्शियस भी होते हैं और सर्दियों में सब लोग ये सोचते हैं कि जी हमने फ़िश ही खानी है। तो अगर आपने फ़िश खानी है तो आज का शो आपने ज़रूर देखना है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, फिटनेस, लाइफस्टाइल एंड फैशन। जी हाँ, फैशन की बात करें तो आज हमारे साथ डिज़ाइनर भी मौजूद हैं और डिज़ाइनर हमने बुलाई हैं आपके लिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ड्रेसेस के लिए बुला लिया, हमने आपको ये भी बताना है कि आप ड्रेसेस के साथ अपनी ज्वेलरी जो है वो कैसे उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको कैसे वेयर कर सकते हैं, कौन से ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगती है, इसके अलावा स्टाइलिंग क्या है, आजकल जो विंटर्स हैं उसके अंदर कौन सा ड्रेस जो है वो इन है, और इन विंटर्स के अंदर शादियों में क्या गरारे इन हैं, शरारे इन हैं, या फिर जो है वो पटियाला ड्रेसेस इन हैं, या फिर ऐसे ड्रेसेस इन हैं जो कि बहुत पहले हमारी नानी या दादी के ज़मानों में चलते थे लेकिन अब बदल बदल के वही डिज़ाइंस वापस आ रहे हैं। वही हम देखते हैं कि गोटे वाली बेलें जो हैं वो वापस आ रही हैं, और फिर जब मार्केट जाओ या मॉल जाओ तो फ़ौरन अम्मी कहती हैं कि अच्छा ये तो मेरे दौर में था, ये तो ऐसा हमारे दौर में फ़ैशन था। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये 90s का फ़ैशन बदल बदल के वापस आ रहा है, क्या वही फ़ैशन जो है उसको सोफिस्टिकेटेड करके या उसको चेंज करके आजकल डिज़ाइनर्स जो हैं ड्रेसेस के साथ प्ले करते हैं। तो ये होंगी आज फैशन की बातें, खाने की बातें, ख्वाबों की बातें और ढेर सारी ऐसी बातें जो कि आपके वीकेंड को बना देंगी तरोताज़ा। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ रहना है, वापस आएंगे फिर ढेर सारी बातें करेंगे और टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और टॉप स्टोरीज उनसे डिस्कस करेंगे। आज़ाद भाई, महराज भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और ऑब्वियसली सैटरडे है, वीकेंड है, सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। ये बताएं आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? कहीं जाने आने का प्लान है आज शाम को या नहीं? देखिए हमारा तो जुम्मे की रात से वीकेंड वाले प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, वाह, लकी पीपल। जुम्मा जो है वो जुम्मा और हफ्ता जो है वो दोस्तों के साथ, सही, और फिर संडे जो है वो फैमिली के साथ। सैटरडे फैमिली के साथ, हाँ, ना संडे फैमिली के साथ, संडे फैमिली के साथ। वही मैंने सोचा ना कि जी संडे को तो जाहिर है डेफिनेटली फैमिली के साथ। सर्दी के जो है वो आज बड़े ज़बरदस्त झोंके। आज़ाद भाई, सर्दी लग रही है आपको? क्योंकि आज मैंने वाकई फील किया कि आज बहुत ठंड है। आज सर्दी थी और रात से बहुत सर्दी है। रात को इत्तेफाक से बाहर थे आउटिंग की जी, तो आपको शायद मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कुछ हल्का फुल्का नज़ला सा मुझे हुआ है, लेकिन बहुत शदीद सर्दी थी और तेज़ हवाएं चल रही थी और लग रहा था कि हम कराची में नहीं हैं। कराची में नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ हम परेशान भी हो रहे थे इससे कि यार हमने शायद ज़्यादा कुछ पहन के आना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ ये खुशी भी थी कि अल्लाह अल्लाह करके सर्दी आ गई। अच्छा, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है ना जब आप थोड़ा सा सोचते हैं ना कराची में कि सर्दी थोड़ी सी जो है वो बढ़ गई है और आप कुछ जो है वो ओवर ड्रेस होके चले जाते हैं, जैकेट भी ले लेते, शॉल भी ले लेते, तब भी बाहर उतनी सर्दी नहीं पड़ी होती। फिर आपको लगता है कि बाकी लोग शायद आपका ना मजाक उड़ा रहे हैं, आपने ज़्यादा ओवर ड्रेस हो गए, ज़्यादा आपने जो है ना वो जैकेट शैकेट ले लिए। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक टू दी टॉप स्टोरीज, आज़ाद भाई, जिस तरह से हमारे यहाँ ट्रैफिक के मामलात हैं या जिस तरह से हमारे कराची में हादसात की तादाद है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई हादसा ना हो। कोई भी जगह हमें ऐसी मिलती नहीं है कि रोज़ की बुनियाद पर या फिर महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वहाँ ये केसेस रिपोर्ट ना हो। लेकिन ICI का ये जो पुल है ये बड़ा फेमस पुल है, बड़ा मसरूफ़ पुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रॉलर होते हैं और वो बैक टू बैक बहुत सारा ट्रैफिक जैम होता है, ट्रॉलर्स भी होते हैं। ट्रॉलर्स के बीच में मिनी गाड़ियाँ भी फंसी हुई होती हैं जो जिनमें फैमिलीज़ भी होती हैं और बहुत वहाँ पर रश भी होता है। वहाँ पर एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। अब जो ये खबर मेरे सामने है कि ये नेटी-जेटी ICI के ये ICI ब्रिज से जो है ये ट्रॉलर नीचे गिर गया। तो ये आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो बड़ा हादसा है ये IC के पुल से। सच्ची बात, ये 2004 की बात है। उस वक्त में परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। उस दौर में नेटी जो पुल है, हाँ, ICI पुल, हाँ, इस पुल पर कुछ वाक़यात रूनमा हुए थे जिसमें वफ़ाई और बेवफ़ाई के किस्से एक मीडिया के ज़नत बने थे, जिसमें कोई लड़की या लड़का दोस्त आपस में नाराज़ हो जाते थे तो वहाँ पर जाकर खुदकशी करते थे। हाँ। तो उसको कहा जाता है मोहब्बती मिलापों का पुल कहा जाता था। किसका पुल? मोहब्बती मिलाप। अच्छा, सही। अच्छा, क्योंकि अच्छा जो भी ऐसे जोड़े थे मोहब्बत करने वाले वहाँ उस पुल पर जाते थे, तफरी का एक मुकाम बन चुका था। हाँ। अगर वहाँ नाराज़ होते थे किसी तलख की वजह से, हाँ, वहाँ खुदकशी करते थे उसी पुल के नीचे से। हाँ। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पुल, हालांकि ये पुल इंतहाई एक
कारोबारी हब के इलाके के मुकाम पर वाक़ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये पुल का पूरा एक SOP बना हुआ है। आने के जाने के आमदरफत के रास्ते, रूट्स एंड टूल्स बने हुए हैं। सही। किसको किस तरफ जाना है, हर साइड पे इशारतन के तौर पर या ज़मीनी हक़ के तौर पर भी हर चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और ऑपरेशन पुलिस के एहलकार भी वहाँ पर कोने कोने में मौजूद रहते हैं। सही। लेकिन उसके बावजूद इस पुल के ऊपर इस तरह का वाक़या पेश आना, हादसा पेश आना, ये बात समझ से बालातर है। ये हमारी जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसकी ख़राबी है। जब तक ट्रैफिक के निज़ाम की ख़राबी को दूर नहीं किया जा सकता तब तक ये इस तरह के वाक़यात और हादसा रूनुमा होते रहेंगे। कल शाम को मेरे सामने 8 बजे लक्की स्टार से आते सदर की तरफ तो एक डबल रोड है। डबल रोड के बीच में अच्छी खासी दीवार है, इस टेबल से बड़ी दीवार है बीच में से। हाई रूफ गाड़ी स्पीड में आ रही है, वो गाड़ी दीवार के ऊपर चढ़ गई, सीधे आगे शुक्र करो वहाँ रुक गई। अगर गाड़ी वहाँ ना रुकती तो कम से कम 3-4 गाड़ी को टच करके बड़ा नुकसान कर देती, कहीं और लग जाती, इंसान जाने चली जाती। लेकिन वो गाड़ी वहाँ जाकर बंद होगी। ड्राइवर भाग गया, 1-2 पीछे बच्चे थे स्कूल के, वो बच गए, उनको लोगों ने महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया, लेकिन गाड़ी वहाँ ही मौजूद रही। मैं देखता रहा 9:30 बजे तक उस गाड़ी को उठाने के लिए, गाड़ी को देखने के लिए कोई ट्रैफिक या ऑपरेशन पुलिस का एहलकार वहाँ तक नहीं पहुँचा। कहा क्या हादसा किस तरह पेश आया, क्यों आया, इसके जिम्मेदार कौन। लेकिन गाड़ी वहाँ तक वहाँ ही खड़ी रही, देखने वाला तक नहीं था। गाड़ी अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो उसमें जख्मी होते या वो फोत हो जाते हैं तो उनको अस्पताल तो पहुंचा जाता है ईदी छिपा की एम्बुलेंस के जरिए। लेकिन सूरत ये है कि हमारे पास जो इदारों की रिट है वो ना होने के बराबर है। कोई जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है ही नहीं। सारी सूरत में इस तरह के वाक़यात जो कुछ दिनों से रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें एडिशनल IG कराची साहब कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जिस तरह सिंध हुकूमत की या शहरी इंतजामिया की SOP बनाई है कि इस टाइम पर बड़ी लोडर जो गाड़ियाँ शहर के इन रूट्स पर नहीं चल सकती हैं, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ वो शहर से बाहर मुंतकिल कर दी। लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत के फैसले हैं, शहरी इंतजामिया के फैसले हैं, उसके बावजूद जब आपने बसों का अड्डा मुंतकिल कर दिया अल आसिफ सोहराब रोड पे, उसके बावजूद आपको बसें यहाँ सदर नजर आएंगी, कैंट स्टेशन नजर आएंगी, क्या कोरंगी, नीलम कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, सचल गोट, यहाँ आपको बसें नज़र आएगी। लेकिन उनको बसों को जहाँ पर अड्डा मुंतकिल किया गया वहाँ पर बसें खड़ी करने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत के फैसले की रिट कौन चैलेंज करा है, वही महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान चैलेंज करें और ट्रैफिक पुलिस चैलेंज करे। इसके अलावा एडिशनल IG साहब ने 2 दिन कबल बड़ा तबल ऐलान किया था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूँगा, गिरफ्तारियाँ कर दूँगा, ये कर दूँगा। कसम खुदा पुलिस ने अपना कारोबार खोल दिया है। पानी के टैंकर जो है इस बार घरों पहुँचते हैं पानी पहुँचाने के लिए, पानी के टैंकरों को रोक रहे हैं। आप जाएंगे बलोच कॉलोनी पुल पर, आप जाएंगे शारा फैसल पर, आप जाएंगे ये नर्सरी पर, आप जाएंगे कोरंगी रोड पर, हर जगह पर पुलिस वाले आते हैं, टैंकर को रोकते हैं, उसे पैसे लेके छोड़ देते हैं। लेकिन कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि जो इस तरह की तेज स्पीड में चलने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो स्लो स्पीड में पानी पहुंचाने वाले टैंकर उसको रोक रहे हैं। इस तरह थोड़ी ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होगा। ट्रैफिक का निज़ाम ट्रैफिक पुलिस या ऑपरेशन पुलिस या जो यहाँ के मुकामी इंतजामिया, हमारे पास सिटी वार्डन मौजूद है KMC के पास, मुर्जाबाद के पास, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है रजाकाराना तौर पर। लेकिन करने को कोई तैयार है नहीं। बात करनी है, अमली तौर पर उसको अमल दरामद नहीं करना है। ठीक है, अमल दरामद कोई नहीं करना है। महराज भाई, ये जो पुल है IC का, ये बड़ा फेमस पुल है और मैंने इसके बारे में डिटेल भी बताई कि हम जानते हैं कि इस पुल के ऊपर कितना ट्रैफिक जैम रहता है और जब रात का टाइम हो तो डेफिनेटली ज़्यादा जैम होता है, पर शाम में भी यहाँ बड़ा ट्रैफिक जैम होता है। एटलीस्ट जो आपके मेजर फ्लाईओवर्स हैं, एटलीस्ट जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको पता है कि ट्रैफिक जैम होना ही है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक होना ही है, वहाँ तो कोई मुनज़्ज़म इक़दामात कर लें। वहाँ तो किसी किस्म की कोई अवाम की सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए ही किसी को वहाँ पे ट्रैफिक एहलकार को आप वहाँ पे तैनात कर दें। जब आप उस पुल से गुजर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि जब तक वो पुल वो ख़त्म होता है फ्लाईओवर, तब तक आपको कोई नहीं मिलेगा जो वहाँ पर कोई एज वॉलंटियर या फिर कोई सरकारी बंदा ट्रैफिक एहलकार आपको नज़र आ जाए जो फॉलो कर रहा हो कि जी ठीक है ये ट्रैफिक इधर से गुजरेगी या ये ऐसे चले जाएँ। ये क्या वजह है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ऐसे पुल का और नेटी जेटी पुल का एक महल वकू कराची बंदरगाह जो है KPT जो है वो उससे बहुत करीब है। अच्छा, हमारे यहाँ जब KPT में जहाज़ लगते हैं तो अगर कभी आपको रात को सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ हो केमाड़ी की तरफ जाने का, तो आपको वहाँ पे जो ट्रेलर्स हैं वो नेटी जेटी पुल जैसे ही आप केमाड़ी की जानिब उतरेंगे उसके बाद वो पूरा रोड आपको बंद मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके अतराफ़ का एरिया आ गया, नेटी जेटी पुल का एरिया आ गया। ये मायकुलाची वाला जो रोड आ रहा है, ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड जो है कनेक्ट होता है ना इससे। अच्छा, ये भी हैवी ट्रैफिक के लिए क्योंकि ये बंदरगाह को जा रहा है। सही। इसके बाद यहाँ से जब सामान लोड हो जाता है तो फिर ये वापस निकलते हैं केमाड़ी से
और उससे केपीटी से, हाँ। और ऊपर आने के बाद नेटी जेटी पुल से बाएं हाथ पे आईसीआई पुल पे ये रन करते हैं। रन करते हैं। अच्छा, वहाँ पे तमाम हैवी ट्रैफिक ही चलता है ज़्यादातर, और फिर वो साइट एरिया और अपना गुलबाई से होता हुआ साइट एरिया में एंटर हो जाता है। तो वहाँ पर हमेशा से इतना लोड रहा है इसका ट्रैफिक का। दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस वाकई वहाँ पर एक तो कम होती है, और जो होती है वो अपने मामलात में लगी हुई होती है कि भाई ये गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं इनसे हम पैसे ले रहे हैं। छोटी गाड़ियों वाले और मोटरसाइकिल वाले हमेशा फंसे रहते हैं वहाँ पर। हम समझ, क्योंकि हमने भी वहाँ एक इदारे में मैंने काम किया है तकरीबन 10.5 साल, तो मेरा रोज़ का आना जाना था वेस्ट हाफ पे, तो मेरी रूटीन वही थी। फिर वहाँ पर हमने देखा कि हादसात भी रोज़ का मामूल है। अच्छा, बड़ी जो ट्रेलर्स हैं इनका जो हादसा पेश आता है उसकी भी मैं आपको वजूहत बता दूं। हाँ, ये जो बड़ा ट्रेलर और डंपर्स होते हैं ये वहाँ पर स्पीड में होते हैं। इनमें एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 35 और 40 से नीचे रेस रखेंगे तो इनके इंजन में नॉकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। एक ये इस ड्राइवर की मजबूरी होती है, ये टेक्निकल बात है जो किसी को नहीं पता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अक्सर जो वहाँ पर हादसा पेश आते हैं, कई दफ़ा ट्रेलर्स जो है ना वो गिरे हैं आईसीआई ब्रिज से नीचे, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। उसकी वजह ये है कि अक्सर इनके टायर रॉड्स जो है वो टूट जाते हैं, या फिर इनके लोड की वजह से ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। सही। तो जब इन्होंने उतराई पे आने के बाद रुकने की कोशिश करते हैं ये, तो इनके पास एक चांस होता है ड्राइवर के पास, कि वो दाएं या बाएं किसी भी साइड पे अपनी गाड़ी को रगड़े। सही। मतलब या तो फुटपाथ से चिपकाए, हाँ। या इस तरह पुल की रेलिंग से चिपकाए। अब जिसको जहां मौका मिल गया ठीक, अगर हो गया कवर तो सही है, हाँ। वरना फिर हादसा हो जाता है। तो इसमें पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को ये करना है कि उन्होंने उनकी स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड को कि वो चीज़ स्पीड से आ रहे हैं, सही आया कि वो अगले सिग्नल पर रुक भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखिए, जब भी लोडेड गाड़ी होती है ना, कोई भी लोडेड गाड़ी हो, तो उसका ब्रेक का मामला ख़राब होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, और अक्सर वो बेशतर फेल भी हो जाता है। तो इनके एक तो ब्रेक्स चेक किए जाने चाहिए। एक बात और बता दूं कि ट्रेलर वाले और डंपर वाले इतने बदमाश हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने अगर 2 डंपर्स को या 2 ट्रेलर्स को रोक लिया तो वो बीच में अपनी गाड़ी बंद करके खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद पुलिस के लिए एक नया इम्तिहान शुरू होता है पीछे ट्रैफिक जैम का। तो जब तक पुलिस और ये जो एसोसिएशंस बनी हुई है डंपर्स वालों की, ट्रेलर्स वालों की, अभी इनकी जो खबर सामने आई थी, आपको याद होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने ये कहा है कि जी जो ये हड़ताल है इसको फौरी जो है वो जो पाबंदी लगाई है हैवी ट्रैफिक पे, वो फौरी वापस लिया जाए 15 दिसंबर को। और हादसे के वाले से भी इन्होंने यही कहा था कि ठीक है, आवाम की भी जो है ना उसमें गलती होती है। तो आप सही कह रहे हैं कि वाकई ये इतने इन्फ्लुएंस रखते हैं। देखिए, ताकतवर लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह जो है इनसे पूरा रूट इनका बंधा हुआ होता है। सही। ठीक है ना। हर जितने भी सेक्शन, ट्रैफिक सेक्शन इनके रास्ते में आते हैं, उन सबके पैसे बंधे हुए होते हैं मुबैना तौर पे। टोकन सिस्टम कहलाता है वो। तो उनको कोई रोकता नहीं है वैसे। लेकिन बात यह है कि ये हठधर्मी है कि आपको अगर ये कहा जा रहा है कि जी आप जो सिंध हुकूमत ने आपकी टाइमिंग तय की हुई है आप उसमें चलाएं, और आप कह रहे हैं नहीं हम उसमें नहीं चलाएंगे और हम तो मतलब 24 घंटे कराची शहर में रन करेंगे, तो ये उनकी हठधर्मी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कि सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ होनी चाहिए। अच्छा आज़ाद भाई, एक और खबर है, और ये है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल है, उसके पेश नज़र रेंजर्स को पुलिस के दिए गए इख्तियारात में मज़ीद तोसी कर दी गई है, और जो सिंध सरकार है इसने 90 रोज़ के बजाय 1 साल के इख्तियारात में तोसी की है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? छापे भी मार सकेंगे वो लोग, मतलब इंस्टेंट उनके जो इख्तियारात हैं वो बढ़ा दिए। जी बिल्कुल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दौर से जो एपेक्स कमेटी थी नेशनल और सूबाई, उस दौरान फैसला हुआ था कि कराची में अमन की बहाली के लिए पुलिस के जो इख्तियारात हैं वो खुसूसी तौर पर रेंजर्स को मुंतकिल किए जाएँ, ताकि रेंजर्स कराची में टारगेटेड ऑपरेशन करे, कार्रवाइयाँ करे, तो जराइम पेशा अफराद हैं उनको कानून के शिकंजे में लाए। वो सिलसिला तो बदस्तूर आता हुआ जा रहा है, लेकिन 9 नवंबर को पाकिस्तान रेंजर्स ने ख़त लिखा महकमा दाखिला सिंध को कि उनकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है 3 माह 90 रोज़ की, तो इसमें आप तोसी करना चाहते हैं, आपका क्या इरादा है? तो उसके बाद में सिंध हुकूमत ने इनकी जो खुसूसी इख्तियार की जो तोसी है वो इनका इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 4 है, उसके तहत उन्होंने तोसी की है 90 रोज़ के बजाय 1 साल तक के लिए, यानी 9 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2025 तक। तब तक जो रेंजर्स को पुलिस के खुसूसी इख्तियार दे दिए गए हैं, और रेंजर्स जो है पुलिस की तरह जो है कार्रवाइयाँ करेगी। खासतौर पर ये इख्तियार कराची शहर तक महदूद है, जिसमें रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन भी कर सकती है, जनाब पेशा अफराद को कानून के शिकंजे में भी ला सकती है, और कहीं इसने जो चेकिंग होती है वो भी कर सकती है। रेंजर्स तमाम
ज़्यादातर जो पुलिस के इख्तियार है वो सेम है। अच्छा, रेंजर्स गिरफ्तारी भी कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी करने के बाद में वो तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले करेगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगी। ये फैसला रात किया गया। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने भी वफाकी हुकूमत को इंटरनल एसओ है सिक्योरिटी इंटरनल, उनकी जानब से महकमा दाखिला का उन्होंने खत लिखा है वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को कि हमने इनको इख्तियार दे दिया, आप सिर्फ इसको नोटिफाई कर दी, क्योंकि रेंजर्स वफाकी इदारा है, नोटिफाई उनको करना है, लेकिन इन्होंने इख्तियार सिंध हुकूमत ने दे दिए। साल तक रेंजर्स कार्रवाई कराची में कर सकती है। लेकिन सूरत ये है कुछ दिनों से रेंजर्स के पास इख्तियार मौजूद है, पुलिस के पास इख्तियार मौजूद है, लेकिन कुछ दिनों से हमारी कराची पुलिस हो या कराची पुलिस सिंध पुलिस के दीगर हुकाम दावा तो कर रहे हैं कराची में अमन अमान की सूरत बेहतर हो रही है, लेकिन हमारे पास पुलिस रेंजर्स कानून नाफिज करने वाले इदारों के होते हुए कराची की शहर की सूरत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अमन अमान की सूरत काफ़ी हद तक खराब हो चुकी होती जा रही है। नोटिस तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो उस हवाले से जो है ये इख्तियारात में तोसी की गई है। अच्छा जनाब, अब कुछ मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सर्दी वाकई लग रही है, मतलब कल रात से, लेकिन आज क्या सूरत हाल रहेगी वेदर की, ये जानिए। ये है 11 बजे रहेगा 21 सेंटीग्रेड, और 12 बजे होगा 22 सेंटीग्रेड, और 1 बजे होगा 23, और उसके बाद 2 बजे 25 सेंटीग्रेड। तो आज मौसम रहेगा कुछ इस तरीके से। ये हमने आपको बताया। और भी टॉप स्टोरीज हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महराज भाई और आज़ाद भाई हमारे साथ हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपना कोई इंसिडेंट और इस तरह के वाकयात भी शेयर कर सकते हैं। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी। वेलकम बैक। तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से अभी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो रेंजेस की इख्तियारात हैं उसमें तोसी कर दी गई, तो वाकई हमारे शहर के जो हालात हैं वो अमन अमान की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। अभी आज़ाद भाई हमने देखा कि ये खबर सामने आई कि गुलिस्तान जौहर में एक राइडर था जिसके पास वो बाइकर्स आए, और उसके बाद जो है वो उसके साथ जो भी मामला, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अब जो कोई रिस्क हलाल के लिए जा रहा है उसको क्या पता कि उसकी सर पे क्या मुसीबत खड़ी है? बिल्कुल, ये मुनवर चौरंगी गुलिस्तान जौहर का इलाका है, जहाँ पर एक अच्छी खासी बाज़ार लगती है। वहाँ पर बड़े क्या कहते हैं माल भी हैं, अपने इसके शॉपिंग माल, जिसमें बिन सफ़ीर और बिन हाशम भी है, और बड़ी अच्छी ठीक ठाक बड़ी मयारी मार्केट है जी। वहाँ अच्छे खासे मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया मिलती है, बर्गर, कॉफ़ी वगैरह, एक्सपायर्ड, मतलब जी जी ठीक ठाक मार्केट है। वहाँ दूध की दुकानें भी हैं, जूते कपड़े सब कुछ है। लेकिन उस मार्केट में देखता हूँ तक कि शाम के वक्त 4-5 बजे के बाद वहाँ मुकामी जो पुलिस का SHO है वो भी वहाँ नज़र आता है, पुलिस के दिगर एहलकार वहाँ नज़र आते हैं, पुलिस की मोबाइल वहाँ खड़ी रहती है। अच्छा, वहाँ एक मुनवर चौरंगी की बगल एक सिग्नल भी है, जहाँ पर कम से कम 10 से 8-10 मिनट उसका एक गाड़ियाँ रुकती भी है, सिग्नल खुलता है, गाड़ी कोई रवानगी होती है। उस इलाके में इस तरह का वाक़या रूनमा होना या वाक़या पेश आना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये बड़ा तफरीह का मुकाम है पूरा इलाका। और यहाँ पर जो राइडिंग का काम है वो राइडिंग काम इसलिए तेज़ है क्योंकि यहाँ पर अक्सर फ्लैट्स हैं, लोग डिमांड करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, तो राइडर उन गलियों में, उन कोचों में, उन इलाकों में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो बेचारा राइडर था, राइडर ने कोई चीज़ बेचने के लिए वहाँ निकला था, अपने पेट पालने के लिए, लेकिन उसको स्ट्रीट क्रिमिनल आकर निशाना बनाने की कोशिश की, डकैती करने की कोशिश की, डकैती की, उसको कत्ल कर दिया, चले गए। सही। उसके बाद पुलिस पहुँचती है, उसकी लाश तहवील में रहती है, अस्पताल पहुँचाती है, तो उसकी पहचान हो जाती है, शनाख्त हो जाती है, जिसके बाद कहा जाता है हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं आज सुबह वहाँ से गुजरा हूँ, मैंने एहतियातन वहीं सिग्नल बंद था, मैंने देखा उस इलाके में कोई सन्नाटा छाया हुआ था, कोई बंदा नहीं था, सब लोग अपने मामूल के लिहाज से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जिस घर में एक बच्चा कत्ल हुआ है, अफसोस तो उसी घर में होगा, परेशानी उसी घर में होगी। घरवालों से लेकिन सूरत ये है कि एक बच्चा या नौजवान जिसको आपने दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया, यहाँ पर आप कहते हैं हमारे पास बड़ा जदीद किस्म का एक सेटेलाइट निज़ाम है, कैमरे हैं, सब कुछ है। भाई इन गलियों में, इन सड़क पर, इस सिग्नल पर किसी घर के सामने कैमरा लगा होगा, आप वो चेक किया, उसकी प्रॉपर तहकीकात की, कुछ नहीं किया, बस लाश वर्षा के हवाले किया और उसकी गुसल कफन का बंदोबस्त हो गया, और बेचारे की नमाज जनाजा होगी और तदफीन कर दीजिएंगे। फिर वर्षा क्या करेंगे, वर्षा किसको दादर से शिकायत करेंगे? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह कुछ दिन पहले एक स्टार लगाने पर गुलशन हदीद में एक बच्चे को मार दिया, बेचारा रोज़ी करने के लिए वहाँ गया था, उसको छुरियों से छलनी करे, उसको कत्ल कर दिया। या हमारे पास इतनी बेहसी बढ़ चुकी है, बेहसी इतनी बढ़ चुकी है, बेहसी को रोकने के लिए हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमारे पास, मैं कहता हूँ बार बार, हमारी सिंध हुकूमत के पास इतने इदारे हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात में काम
काम करने के दावेदार हैं, लेकिन उन शबोजात में काम होने को तैयारी नहीं है, ना ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ हमारे पास बजट मुख्तस की गई है, उस बजट को पता नहीं कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई अता पता नहीं है। कल मुझे एक बंदे ने बताया महकमा लाइव स्टॉक है, जिसको कहते हैं महकमा मवेशी व माहीगिरी, उस महकमे के पास एक बजट है। जिस तरह इमरान खान ने मैं अंडे दूंगा, मुर्गियाँ दूंगा, ये वाकई एक महकमा है। उस महकमे का काम ये है कि जब गरीब देहात के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनके पास खाने पीने कुछ नहीं है, उनको आप 4 से 5 मुर्गियाँ दे दो, मुर्गे दे, ताकि उनकी पैदावार बढ़े, उनका गुजर सफ़र चले। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा किसी घर में को मुर्गे दिए हो, मुर्गी दी हो। इस तरह मुख्तलिफ सरमायाकारी के इदारे, नौजवान उमूर का महकमा है, स्पोर्ट्स का महकमा है, तमाम तरह महकमे मौजूद हैं, बजट है, सब कुछ है। पता नहीं नई खेल हो रहे हैं, नई नौजवानों के इस्लाहत हो रहे हैं, नई नौजवानों की ट्रेनिंग हो रही है, नई नौजवानों की बहाली के लिए कोई काम हो रहा है, लेकिन इदारे मौजूद है। अगर इदारे मौजूद है, इदारे किसी काम के नहीं है, तो शहर की सूरत हाल क्या, पूरे सूबे की सूरत हाल इस तरह बिगड़ती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और महराज भाई, इस खबर को जब सुना और जब मैंने देखा कि वो CCTV फुटेज में भी वो देखा है किस तरीके से वो रेजिस्टेंस कर रहा था, मतलब एक मुसीबत तो ये कि आप अपने किसी भी काम से जा रहे हैं, आप इतनी मेहनत से, इतनी सर्दी में आप राइडर का काम करते हैं और रास्ते में आपको जो है इस तरह से आपके साथ ये मामला हो जाए कि आप अपनी जान से ही चले जाएं, ये कितना बड़ा अलमिया है। और हम जैसे शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए, तो वो तो रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने वही बात है ना कि भाई अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कोई आ गया है चोर और उसने आपसे मोबाइल मांगा है, तो बिल्कुल आप उसको आसानी से दे दें मोबाइल। यही कॉन्सेप्ट है, सब यही बताते हैं, सब यही कहते हैं कि भाई यही करना चाहिए। मतलब अब इतने ज़्यादा शहरी भी इतने कमज़ोर और हमारी जो कानून है वो भी क्या इतना कमज़ोर। हाँ बिल्कुल, देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि कराची की जो पुलिसिंग है ना, वो नाकाम है। हाँ। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, जहाँ जब जिसकी मर्जी आए वो लूटमार करते हैं और बिल्कुल बगैर किसी आसरे के उसको फायरिंग भी करके मार देते हैं। फहद हुसैन नाम है इस लड़के का। 2 महीने बाद इस गरीब की शादी होने वाली थी, इसके घर के अंदर खुशियों का माहौल था, फिर भी अपनी मेहनत करके हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए जो है सर्दी गर्मी में काम करता था ऑनलाइन, क्योंकि देखिए आजकल बेरोज़गारी बहुत है, तो लोग इस तरफ आ गए, ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने लगे। ये लड़का भी जो है वो अपने काम से निकला होता। अब देखिए, जब किसी की मेहनत की कमाई होती है, इसका कीमती चीज़ होती है ना, तो वो कुछ तो रेजिस्टेंस करता है ना, कुछ तो मुज़ामत करेगा वो। हाँ, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मुज़ामत पे उसको जो है इस तरह से सरेआम गोली मार दी ना। इसका मतलब है कानून नाम की कोई चीज़ शहर की सड़कों पर कराची में नहीं है। तो इसमें तो हम तो ये कहेंगे जी, हमारी जो पुलिसिंग है कराची की, वो नाकाम है। सही। एडिशनल IG जो कि पुलिस चीफ हैं, वो ये दावा करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम गुज़िश्ता साल के हिसाब से कम हुआ है, 8000 मोबाइल फ़ोन कम चोरी हुए हैं। सही। अरे मेरे भाई, 110 अफराद इस पूरे साल में अभी तक डकैती मुज़ामत पर कत्ल हो चुके हैं। सही। 110 घराने उजड़ चुके हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके कातिल कहाँ हैं, उनकी रिकवरीज कहाँ हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा, सिवाय दिखावे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के या दिखावे के मुलजमान की गिरफ्तारी के। अभी भी मैं आपको बताऊं कि स्ट्रीट क्राइम का लेवल बढ़ा हुआ है इस कराची में, कोई कमी नहीं आई है उसमें। सिर्फ कमी आई है तो सिर्फ आदाद-ओ-शुमार और पेपर्स पे कमी आई है, जिसको कहा जाता है कि रिपोर्टेड क्राइम और एक होता है अनरिपोर्टेड क्राइम। तो अनरिपोर्टेड क्राइम भी उतना ही है जितना यहाँ पर रिपोर्टेड क्राइम हमारे सामने आता है। हाँ। तो इसके लिए ज़रूरत तो यही है कि सबको साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि IG सिंध की जो पॉलिसी थी ना, जी, उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा मुकम्मल तौर पे। अगर उन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद हो जाए तो शायद हम एक जदीद पुलिसिंग की तरफ चले जाएं और कुछ आसानियां हो जाएं हमें। अब देखिए ना, CCTV फुटेज देख ली, सबने देख ली। सही। पुलिस चीफ ने भी देखी होगी, IG ने भी देखी होगी, ठीक है। हाँ। लेकिन जिस घर का लखते जिगर, जिन माँ बाप का लखते जिगर गया, जिनकी औलाद गई और जिसका होने वाला शौहर गया, उनके ख़ानदानों की पुरसाने हाल कोई नहीं है। आज दोपहर में 1:30 बजे उसका जनाजा है बेचारे का। बहरहाल हम भी कवर करेंगे और अल्लाह से यही दुआ है हमारी कि कराची में अमन कायम हो। बिल्कुल भाई, आप जहाँ वाक़या पेश हुआ है उससे आगे निकलते हैं। कमरान चौरंगी के आगे मौसमियात आगे अपना डाओ अस्पताल है, उससे आगे सचलकोट मारवाड़ा है, घूमते फिरते इस तरह यहाँ आएंगे दुबई महल। लेकिन सूरत हाल ये कसम खुदा की इतनी यहाँ डकैतियाँ हो रही है, आए दिन कोई रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। आज़ाद भाई, ये जो इलाके, जो एरिया आज़ाद भाई बता रहे हैं,
ये ऑब्वियसली ये एक आम आदमी भी जानता है, आज़ाद भाई हो, हम में से कोई भी वहाँ गुजरता है तो ये पुलिस को नहीं पता, ये पुलिस यहाँ पर नाकाबंदी नहीं कर सकती, पुलिस यहाँ पर खड़े नहीं हो सकती, चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकती, कोई चेक पोस्ट, कोई मिनी सी चेक पोस्ट नहीं बना सकती पुलिस। पुलिस अगर चाहे, हाँ, पुलिस अगर चाहे 3 दिन में इस कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम रुक जाएगा, मारे जाएंगे डाकू भी और गिरफ्तार भी हो जाएंगे। अगर पुलिस चाहे, पुलिस को पूरे पावर्स मिले। पुलिस सियासी दबाव का शिकार है, आईजी सिंध सियासी दबाव का शिकार है, अच्छा। पुलिस चीफ सियासी दबाव का शिकार है, उसके बाद थानेदार एसएसपी लेवल सियासी दबाव का शिकार है, तमाम सिफारशी लोग पोस्टों पर, अहम पोस्टों पर बैठे हुए हैं। हाँ। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत हाल में पुलिसिंग नहीं हो सकती और ये स्ट्रीट क्राइम नहीं रुक सकता। आपको महकमा दाखिला को उस पर एक्शन लेना होगा, महकमा दाखिला पुलिस को मुकम्मल पावर्स दे और एसएचओ को पाबंद करे कि अगर तुम्हारे इलाके में डकैती की वारदात होती है या किसी की जान जाती है तो इसका हिसाब तुम्हें हटाया नहीं जाएगा, सही, लेकिन इसे भुगतना तुम्हें पड़ेगा। आप यकीन कीजिए 3 दिन के अंदर इस कराची के अंदर अगर तब्दीली ना आए तो आप बिल्कुल देखिएगा। अरे भाई कहाँ से होगा, कैसे होगा? आप अभी चले मेरे साथ, आप सदर जी, ठीक है, वहाँ ख्वाजा असरा भी खड़े हैं और हमारे पुलिस की मोबाइल आती है, यहाँ रुकती है। हाँ। पुलिस उतरते हैं, एक इस गली में घुसता है, एक इस गली में घुसता है। ख्वाजा असरा भी इज्जत से पैसे मांगते हैं, अल्लाह के नाम से कुछ 5-10 रुपये दे दो। हाँ। पुलिस वाले वर्दी में जाते हैं, बंदूक इस कंधे में होती है, गया ठेले वाले के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, अच्छा, पूरी गली से लेकर जेब भर वापस आता है। इशू ये है कि हर आप गली मोहल्ले में चले जाएं या फिर जो सन्नाटे वाले एरिया होते हैं या गलियां ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, लाइट्स नहीं होती या आमदोरफ्त कम होती है, लोगों के दिमाग में पहले से ये होता है कि यार इस तरफ से हमने नहीं जाना क्योंकि एक खौफ है कि भाई पता नहीं कोई आ जाए, हमारा कहीं से मोबाइल ही कोई चोरी ना हो जाए, या फिर हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमने ऐसे चलते हुए नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारा कोई मोबाइल छीन के ले जाए। मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं और उसके बावजूद कहीं भी जा रहे हैं, चाहे तफरी करने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में मुस्तकिल खौफ है। बिल्कुल आप किसी मतलब पब्लिक एरिया में किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं, वहां पर आपको खौफ है कि भाई संभल के बैठना है। मतलब हर टाइम कराची के शहरियों के ऊपर, सरों के ऊपर ये स्ट्रेस है कि भाई आपने बिल्कुल आपने ऐसे चौकन्ना रहना है, आपने बाहर वाले प्लेसेस पे नहीं जाना, यहाँ पे भी मोबाइल छिन जाता है। वो मैं हम लोग जब जाते हैं फैमिली के साथ बाहर जाते हैं ना, तो मेरी अम्मी ये कहती है भाई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मोबाइल नहीं छिनता। इवन आप किसी मार्केट में, किसी नॉर्मल मार्केट में, मॉल्स के अलावा किसी नॉर्मल मार्केट में आप चले जाएं, जैसे टेलरिंग की शॉप है या इधर उधर, तो टेलर कहता है भाजी आप मोबाइल तो नहीं लेकर आई, आप अपना मोबाइल तो नहीं लेकर आए, आपके पास कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि मेरी शॉप जो है वो खुले एरिया में, यहाँ कुछ पता नहीं होता। मतलब ये हालात हैं आज़ाद भाई, ये हालात हैं। बिल्कुल, शहर का नाम अभी चेंज कर दें, रोशनियों का शहर था किस ज़माने में। हाँ। अभी हो सकता है ये शहर आस्ते आस्ते डकैतों का शहर बन रहा। बड़े डकैत हैं, कोई छोटे डकैत हैं, कोई सरकारी खजाने को डाका लगाते हैं, बड़े डकैत हैं, उससे छोटे डकैत, ये पुलिस सिस्टम है आज़ाद भाई, नीचे है। चाल पता है क्या हो गई है, और खवातीन की पसंदीदा आराइश की चीज़ क्या होती है? जेवर, सोने का। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, सिंगार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तारीख है। बिल्कुल, खवातीन ने सोने के जेवरात पहनकर बाहर निकलना छोड़ दिया है, बाहर निकलना, इमिटेशन ज्वेलरी पर लोड बढ़ गया है। सही, असल जेवर को निकालने के लिए परेशान है। और अगर आप थोड़ी सी इस पर तहकीक करें ना कि जी मैं अपना, जाहिर सी बात है आप घर पे रखते हुए भी आप घबराते हैं, तो फिर आप जाएंगे बैंक की, जी मुझे लॉकर देते हैं, आप यकीन कीजिए लॉकर्स नहीं मिलते। लोगों ने गोल्ड के ऑल्टरनेट चीजें करना शुरू कर दिए कि गोल्ड तो पहनने में भी नहीं आता, इस शहर में तो पहन नहीं सकते। आप शादियों में चले जाएं, आपको सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने हुए नजर आएंगे, दुल्हन के अलावा। दुल्हन ने पहना होगा, उसके ऊपर भी जो है ना वो लोग डर रहे होते कि भाई बारात वाली मस्त के गुजर जाए, चली जाए दुल्हन। वो तो दूर की बात है, लेकिन जेवरात बनाना और लेकर रखना या इस्तेमाल करना दूर की बात है। आजकल लोगों ने अपने बच्चों के लिए जेवरात बनाने के बजाय सोना लेके छुपा कर रख दिया है, ताकि उस वक्त बनवाए, ताकि कैसे हालात हो, कुछ ये सूरत बन चुकी है। उसके लिए आपके पास सेफ साइड बैंक का लॉकर होता है, ठीक है। और आप, मैं आपको यकीन से कहूँगा, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के 4 बैंक चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको लॉकर मिल जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि लॉकर्स लोगों ने तमाम के तमाम बुक करवाए में, बैंकों के पास जगह कम है, वरना वो अपने लॉकर्स बढ़ा दें। सही बात है, मतलब उनके पास सेफ्टी नहीं है ना, लोग परेशान है। मतलब ये नहीं, आप ये सोचे कि आपका शादियों में भी जाना, गोल्ड पहनना, वो भी एक मुश्किल हो गया। मतलब अल्लाह ही रहम करे। बाकी सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, अमनो अमान को ठीक करने की ज़रूरत है, और हमारे शहर के जो हालात हैं वो वाकई बहुत ख़राब हैं। और जब ये होता है ना कि भाई कोई सीज़न चेंज हुआ, सीज़न चेंज होने के साथ आदाद शुमार भी चोरी और डकैतियों के वो भी चेंज हो जाते हैं। मतलब ये हालात हैं। चलिए जी, माल का हाल जान लेते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं।
तो ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 179, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर 199 और फिर यूरो है 293 और उसके बाद जो है वो कुवैती दिनार और फिर उसके बाद यूके पाउंड 354, फिर उसके बाद जो है सऊदी रियाल 74 और फिर स्विस फ्रैंक है 315 और यूएस डॉलर 279। तो ये है माल का हाल और जो कि हमने आपके साथ में शेयर किया। इसके साथ साथ जो कराची की सूरत हाल है उसके ऊपर ना जितने भी आप टॉक शोज कर लें, जितने भी आप सेशंस कर लें, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो तमाम तर चीज़ें वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन चले इन तमाम मसलों के बावजूद भी अब विंटर सीज़न है और कराची में मज़ीद एक्टिविटी भी हो रही है। एक्सपो सेंटर में भी जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड जो कंज्यूमर्स हैं उनके हवाले से एक एग्जीबिशन लगी हुई है। दूसरी जानिब सोल जो है फेस्टिवल उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। मुर्तज़ा वहाब ने उसका इफ्तिताह किया है और वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब ने यही कहा है कि बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो अभी पाइपलाइन का इशू हुआ था यूनिवर्सिटी रोड पे, इसका जो सारा मलबा है, उन्होंने कहा कि ये जो मंसूबे का जो मंसूबा बना रहे थे ठेकेदार, ये सारी उनकी गलती है। अब तो हम ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई देखें, मुझे बरसों हो गए देखते हुए। हर एक महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उसी मुकाम पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास ये लाइन फटती है पीने के पानी की, मीठे पानी की, और इसका पानी सड़कों पे आ जाता है और कवर कर करके थक चुके हम। तो ये तो जो BRT मंसूबे की अगर आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके ठेकेदारों की गफलत से हुआ हो, लेकिन ये तो अभी हुआ होगा ना। अच्छा, गुज़िश्ता जब ये मेयर नहीं थे मुर्तज़ा वहाब, जब पिछले मेयर थे और जो उनसे पिछले मेयर थे, ये हर दौर में यूनिवर्सिटी रोड का ये जो टुकड़ा है बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास का, यहाँ की लाइन में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वो मुरम्मत करके उसको वक्ती तौर पे टाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से लीकेज करती है या फिर उसके बाद पानी उसको अभी दोबारा उसमें थोड़ी बहुत माइनर कंप्लेन आई है। तो उन्होंने कहा जी ये जो माइनर कंप्लेन आई है इसमें हमने जो लाइनों का पानी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, आवाम के लिए सहूलत जारी है, लेकिन इसको मजीद देखेंगे, इसमें मजीद इसकी मुरम्मत का काम होगा। तो जनाब ये तो जो हालात है हमारे शहर के कि कहीं से जो है वो पाइपलाइन जो है वो फट जाती है पानी की, फिर शहरियों को पानी की फराहमी बंद हो जाती है और दीगर मामलात हैं। तो शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। कहीं नहीं जाना, आपने स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट। वेलकम बैक। तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम यही कह रहे हैं कि हम एक के बाद एक इस तरह की खबर सामने आती है और उसके ऊपर डिस्कस करते करते बंदा हैरान हो जाता है कि हमारे अपने शहर में, ये कराची मिनी पाकिस्तान, इसमें इतने सारे मसाइल हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर है कि वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है अब वो कंप्यूटराइज करने का हुक्म दे दिया और इट्स अ बिग डेवलपमेंट। उन्होंने कहा है कि जी अब ये काम जल्दी जल्दी होगा और पिछले अगर हम देखें कि 1985 से लेकर अब तक के बहुत सारे मामला रहे, लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम, अब हम इसको कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं और ये सिस्टम अब अपग्रेड हो जाएगा। जी आज़ाद भाई। ये तो मुराद अली शाह से पहले भी कई CM रहे हैं, कई उजरा रहे हैं। इन्होंने इस सिस्टम को ऑटोमेशन डिजिटलाइज करना, कंप्यूटर्स लगा कर दिखावा करना, ये तो कर चुके हैं, नई बात तो नहीं है। ये मुशर्रफ के दौर में होता रहा है, अली बंदबार के दौर में हुआ, अरबाब रहीम के दौर में हुआ, कायम अली शाह के दौर में हुआ। उसके बाद में वजीर थे इनके मखदूम जमील जमा, उन्होंने भी किया, उसके बेटे महबूब जमान ने भी किया। अब जो मुराद अली शाह ने किया है, और ये जो मुराद अली शाह ने ऐलान तो किया है, फैसला तो किया है, लेकिन इस फैसले के पीछे कोई मंतक कोई और है। वो मंतक ये है कि सिंध हुकूमत ने इतने दौर कबल सिस्टम का हिस्सा रहने वाले कुछ अफसरान को ओहदों से फारिग किया है। सही। जिसमें ख़ासतौर पर ज़िला मलिर, कीमाड़ी, गरबी और ये अच्छा शर्की साउथ भी है। हाँ, साउथ शर्की। अच्छा, यहाँ के DCs का भी तबादला किया है और पुलिस अफसरान का भी तबादला किया है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत का एक चहीता अफसर था, जिसको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी के ओहदे से 50 बार ओहदे से फारिग किया था। जो थे ज़मीर अहमद अब्बासी साहब, जो पहले नेब के अफसर थे। नेब में सियासी रहनुमा को उन्होंने सपोर्ट दी, तो उन्होंने उनकी खिदमत सिंध हुकूमत के लिए हासिल की और सिंध हुकूमत के पास उनके पास अहम ओहदे दिए गए, जिसमें डायरेक्टर एंटी करप्शन हो या महकमा बलदियात में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हो, वो थे। इस वक्त मौसूफ थे सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ज़मीनों के मामलों को हेर फेर करना, ठीक नहीं करना, हेर फेर करना। वहाँ पर तैनात थे, कुछ माह से वहाँ रहे,
लेकिन 2 वर्ष कबल जो सिंध हुकूमत ने वहाँ से उसको हटा दिया, लेकिन अभी भी उनके पास एक चार्ज एक हो रहा है। हम पहले मनसूबे की बात करते हैं, लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है, जो डेवलप स्टोरी है, वो ये है कि भाई अब उन्होंने कहा है कि इसका हमने इनिशिएटिव ले लिया है, अब ये चीज़ें इस तरीके से चलेंगी। जी महराज भाई। देखें, बहुत अच्छी बात है अगर ये फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस कराची में, हाँ, इस कराची में हम सिंध की पूरी बात नहीं कर रहे, सबसे बड़ा फ्रॉड लैंड का है, सबसे बड़ा मसला लैंड का है। ज़मीन के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड करके उनको जमा पूंजी से महरूम किया जाता है। हाँ। ज़मीन सरकारी होती है, कब्जा करके बेच दिया जाता है। जब तक वो ज़मीन कट रही होती है, बन रही होती है, बिक रही होती है, उस वक्त तक कोई भी नहीं आता, और जैसे ही बेचारा जो ख़रीदने वाला वहाँ पहुँचता था उसको पता चलता है तो सरकारी लैंड थी। सरकारी। तो इससे ये होगा कि ये जो मुख्तार कार हमारे खैर से कराची या सिंध भर में हैं, और डीसीज जो हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, तो एक बहुत बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है ये, कि जिसमें ये लोग मुलविस होते हैं मुबैना तौर पर, और कई केसेस सामने भी आए हैं, और उसके खिलाफ काम भी शुरू हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा फैसला है, अगर ये चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो जाएं तो इस शहर में और इस सूबे में ना लैंड ग्रैबिंग ख़त्म हो जाएगी, लोगों के साथ चीटिंग, फ्रॉड, धोखा ख़त्म हो जाएगा, और कुछ बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी अगर इस पर अमल दरामद हो गया। ठीक है, ये जिस सिस्टम की तरफ आपने इशारा किया, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन लोगों को भी तो इस हवाले से थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी कि वो जिस जगह पर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर उसको चेक कर लें, उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर लें, ताकि उनको आगे इस परेशानी से निजात मिल जाए। क्योंकि भाई कराची में अगर आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, किसी भी मामले में अगर आप चाहते हैं ना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर लें। ये अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखें जी, बात यह है कि कराची में प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है कि अब वो हर किसी की कुव्वत खरीद में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, ये एक ज़मीन पे कई जगहों पर बड़े सस्ते प्लॉट मिल रहे होते हैं, बड़े आजकल ये गोट आबाद स्कीम के नाम से सस्ता प्लॉट है, बहुत सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है गोट आबाद स्कीम के नाम से। जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, वो, क्योंकि देखिए गोट अगर 80 साल पुराना है ना तो समझ में आता है, 50 साल पुराना है तब भी समझ में आता है, लेकिन अगर 1 साल पुराना है तो वो गोट समझ में नहीं आता। ठीक है ना। तो गोट आबाद स्कीम के नाम पर लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है। अच्छा, इसमें फिर आम पब्लिक को वो इस्तेमाल करते हैं, आम पब्लिक के लोग जाके पब्लिक में घुलते मिलते हैं और उनको सुहाने सपने दिखाते हैं सिर्फ अपनी कमीशन के लिए, कि एक प्लॉट बेचेंगे हमें कमीशन मिल जाएगा, कि जी ये कभी नहीं टूटेगा, ये बेहतरीन काम है, इसमें डीसी की लीज भी शामिल है, सीएम साहब की अप्रूवल शामिल है, केएमसी की आपको लीज भी देंगे, ये सब प्रोवाइड भी करेंगे वो। अच्छा, इतना सारा आप जो है कागजात का दस्ता लेके फिर तो आप कहीं ना कहीं मुतमईन हो गए कि यार ये भाई भी हमारा बता रहा था, और चलो नहीं। तो लॉजिकल पॉइंट क्या है, क्या सोच लेना चाहिए आवाम को जब कोई बंदा जा रहा हो? उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप कराची में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो लीज हो, ठीक है ना, अब अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग ना हो, सही है, क्योंकि इसका तो कागज और उसका कोई गवाह, उसका कोई सबूत है ही नहीं ना जी, ठीक है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि लीज्ड चीज़ लें, और जो लीज चीज़ होगी जाहिर सी बात है वो एलडीए से होगी, केडीए से लीज होगी, ठीक है ना, केएमसी से लीज होगी, आप उसका रिकॉर्ड चेक करवाएं, ठीक है। आपको अगर पता चल जाता है इसकी फाइल मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे मैं खरीद रहा हूँ यही इसका मालिक है, ऑनर है, तो आप उससे खरीदें। और खरीदने के बाद एक और मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पर उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं, उसको कभी ओपन लेटर पर ना रखें, कभी भी उसको ऐसा ना छोड़ें कि आपके बाद फिर आपकी औलाद को उसके लिए परेशानी है। तो इस तरह तो आप बच सकते हैं, वरना कराची में अभी भी मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा, सबसे बड़ी करप्शन और सबसे बड़ा जो फ्रॉड और चीटिंग है, वो सिर्फ ज़मीन में है। जो ज़मीन बिकती रहती है और एक एक ज़मीन का टुकड़ा, एक एक प्लॉट 4-4, 6-6, 8-8 लोगों के पास के कागजात होते हैं, तो खुदारा शहरियों को खुद भी इस पे जो है ना सोचने की बहुत ज़रूरत है। बड़ा अफसोस होता है, आपकी ज़िंदगी भर की जो एक जमा पूंजी है, वो आप जब कोई ज़मीन, प्लॉट या कोई भी आप घर खरीदने जाते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि भाई इसकी तो 3 फाइल्स हैं या 4 फाइल्स हैं, या आपके साथ जो है धोखा हो गया, तो बड़ा उस बंदे का क्या हाल होता होगा जिसने मेहनत से कमाया और मेहनत से वो जगह ली, वो घर लिया, और फिर उसको पता चलेगी जी बाद में वो तो मेरा उसमें कुछ स्टेक ही नहीं है और ये तो एक मुतनाज़े ज़मीन है, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह से तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं या मेहनत से घर बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और एक क्राइसिस की सूरत हाल होती है। आज़ाद भाई, आप इस पर क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल ही, मामला तो सिंध हुकूमत का ठीक है, उन्होंने एक फ़ैसला किया है उस पर अमल दरामद हो, लेकिन मामला ये है कि कराची में ज़मीनों का मामला है, वो दर हकीकत भी है, उसमें हुकूमत के बड़े शख्सियात जो इन्वॉल्व हैं, जो ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्वस पाए गए हैं। सब दुनिया को पता है
कई की बड़ी शख्सियत हैं, ख़ासतौर पर मलिक से लेकर पूरा ये पट्टी जो है उसमें हैं। लेकिन बात ये है कि हम जो आम जो ख़रीदार है बेचारा, उसको क्या पता ये अपार्टमेंट बन रहा है, आप 3 किस्तें जमा करवा दो, आपको चाबी मिल जाएगी, फिर आप हर माह अदा करते रहो। वो तो बंदा लालच करेगा, वहाँ जाएगा, जब पता चलेगा 3-4 माह के बाद KDA वाले आ गए, LDA वाले आ गए, MDA वाले आ गए, पूछेंगे भाई बिल्डिंग कैसे बन गई, हम इसको तोड़ रहे हैं। हाँ। भाई क्या हो गया, हमारे पास फाइल मौजूद है। अच्छा, फाइल उसको दे दो, दूसरा फाइल लेके आ गया, भाई ये फाइल मेरे पास भी है, ये फाइल मेरे पास भी है, 4-5 बंदे हो गए, क्लेम चला गया, फिर कोर्ट में चले गए, बेचारे धक्के खाते रहे। हाँ। इसलिए हमारे पास ज़मीनों को फ़रोख्त करने के हवाले से या ख़रीदने के हवाले से बाकायदगी से एक पॉलिसी बनी हुई है। शहरी जब तक उस पॉलिसी पर अमल नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिकॉर्ड हो, जिस तरह इनको कंप्यूटराइज करेंगे तो कंप्यूटराइज करने के बाद ये होगा, क्योंकि इस वक्त महकमा एक्साइज को उन्होंने कंप्यूटराइज किया है, जिसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा है और काफ़ी लोगों की जान छूट गई करप्शन माफिया से। जहाँ से वक्त सेंटर जाना पड़ता था, वहाँ रिश्वत देनी पड़ती थी, रिश्वत देने के बाद भी परेशान होना पड़ता था, एक मांग रहा, दूसरा मांग रहा, तीसरा मांग रहा। ये माफिया उसने शर्जील मेमन के पास जब तक कलमदान था, उन्होंने इस महकमे में काफ़ी हद तक बेहतरी लाई है, 90% तक। लेकिन इस तरह इसी महकमे में बेहतरी लाने के लिए ये महकमा एक्साइज से बड़ा महकमा है रेवेन्यू महकमे में भी इस तरह की इस्लाहत लाने के लिए हवाले से संदूक मदद कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मुराद अली शाह ने कोशिश करनी पड़ेगी आज़ाद भाई, क्योंकि ये मुराद अली शाह ने फैसला कर दिया है। मसला नहीं है इसमें, तो आवाम का डायरेक्ट कहना चाहिए कि इमोशनल जो आपका सरमाया है ना, सारा जो आप जमा पूंजी, आप जब घर खरीदते हैं, घर खरीदना आसान नहीं है। मतलब आप बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं और जब वो घर खरीदते हैं और उनको पता चले कि जी उनके साथ ये धोखा हुआ है, तो ये किसी की भी लाइफ के साथ बड़ा डिज़ास्टर है। खैर अल्लाह ताला इस तरह के मामलात जो हैं वो किसी के साथ ना करे और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और धोखों से बचाए, धोखा देने वालों से बचाए। अच्छा, एक और आप कह रहे थे ना कोई अच्छी खबर भी शेयर कर लें, तो एक्सपो सेंटर में ब्यूटी, फिटनेस और ये जो कंज्यूमर हेल्थ एशिया है, इसके हवाले से जो है बड़ा ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगा हुआ है। 7 ममालिक जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। आबोताब से जारी है ये एग्जीबिशन, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे मिराज भाई, क्या ऐड ऑन करना चाहिए? शुक्र है, चलिए जी, कोई हेल्दी एक्टिविटी भी सामने आई कराची में कोई हेल्दी और कोई चलो इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सामने आई, बहुत अच्छी बात है जी। कराची में इस तरह के मेले सजने भी चाहिए। अभी हमने देखा बीच में आइडियाज़ भी गुजरा, उससे पहले कल्चरल फेस्टिवल था वो भी गुजरा, शायरी के भी मामला चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है अदबी मेला। और फिर अभी कुतुब मेला, वो भी बिल्कुल बुक फेयर भी चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी साइन है कराची के शहरी को, ये भी चाहिए होता है। कराची के शहरी, कराची के लोग कितने जिंदा दिल है, मतलब इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियों के बावजूद भी स्टिल सेलिब्रेटिंग इवेंट्स, स्टिल गोइंग ऑन द इवेंट्स, दिस इज बिग। ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि कराची से आप बाहर निकल जाएं, यकीन करें, या मुल्क से बाहर आप चले जाएं, कराची को तो लोग इतने खौफजदा है कराची के नाम से, और जब मिलते हैं तो वो आपसे पूछते हैं अरे कराची से आप, तो हम उनकी शक्ल देख रहे हो तो हमने कहा भाई हम वहीं रहते हैं और वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो भाई हम फिर भी ये कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है कराची में। ठीक है, लूटमार डकैती की वारदातें कहाँ नहीं होती, अमेरिका में नहीं होती, यूरोप में नहीं होती, सब जगह होती है, बट ठीक है यहाँ हाईलाइट ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह ये भी है। तो बिल्कुल सब आएँ, और इस तरह के इवेंट खासतौर पर जैसा आपने बताया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है, और ख़वातीन का बड़ा रुझान होगा इसमें, ख़वातीन का बड़ा रुझान होगा, ख़वातीन को अपने बालों की और अपने मेकअप की मामलात की बहुत होती है ना, जो भी ख़वातीन हो भाई वो फ़ौरन जो है देखती है कि भाई ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड क्या बात हो रही है। तो हम भी अपने जो नेक्स्ट सेशन है उसमें यही बातें करने जा रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, आज़ाद भाई और मिराज भाई, आपका बेहद शुक्रिया। शो में यह वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे फिटनेस की बातें, फैशन की बातें और आपके इंटरेस्ट की बातें। स्टे विद अस, और खाने पीने की बातें भी करेंगे, सो कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो जनाब शो में इस वक्त हम कुछ बात करेंगे फूड से रिलेटेड, और उस हवाले से गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, यानी क्रिकेट। और क्योंकि हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं और हम सबको क्रिकेट बड़ा पसंद है, और चाहे हमारी टीम हारे या जीते लेकिन हम इसको सपोर्ट करना नहीं भूलते। तो बाबर आजम ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। सेंचुरियन में सेकंड T20 था जिसमें उन्होंने अपने 11,000 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, सो कांग्रेट्स। और पाकिस्तान के लिए इस तरह का जो भी एजाज़ होता है या इस तरह के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट आवर स्टार बाबर आजम। एंड ऑब्वियसली ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले ये जो टाइटल था ये क्रिस गेल के पास था, और उन्होंने क्रिस गेल जो है उन्होंने 300 से ज़ायद इनिंग्स खेली थी तब बनाया था, लेकिन बाबर आजम ने 300 से भी कम इनिंग्स में जो है ये स्कोर किया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी तरह के मजीद रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने आते रहे हमारे तमाम ही क्रिकेटर्स से के लिए, और वो इसी तरह से अच्छा खेलते रहें। और जो मैच है थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ।
कि जो हमारा मैच हुआ कल, उसमें जो साइम अयूब थे उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसके लिए बड़ी सारी बेस्ट विशेज़, लेकिन उनकी सेंचुरी नहीं हो सकी, बट वो बहुत अच्छा खेले। इसके अलावा जो हमारे बॉलर्स थे वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए थे, और रेजा जो थे उन्होंने वाकई अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली। सो हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हम कम बैक भी कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट T20 है हमारा उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। हाँ, जो हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ होती हैं उसके ऊपर हमें ऑब्वियसली देखना चाहिए और उनको ओवरकम करना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फूड, इट्स वीकेंड, हमारे साथ फराज मौजूद हैं। फराज कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा जनाब फराज, जब मैं अपना इंट्रो कर रही थी ना, तो मैं हमारे व्यूवर्स को बता रही थी कि हम आज बात करेंगे फ़िश से रिलेटेड, और विंटर सीज़न भी है, वीकेंड भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान करते हैं कि जी शहर से बाहर जाया जाए और वो दरियाए सिंध की तरफ जाएं, और फिर जो है वो वहाँ पर जाके फ़िश खाई जाए और इन्जॉय भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं जा पाते। तो मैंने सोचा कि फराज ने एक ऐसी जगह भी ढूंढ ली है कि जहाँ पर आपको एक ऐसी फ़िश मिलेगी जिसके लिए आपको शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और उसी शहर का मज़ा आपको कराची शहर में मिलेगा। तो ज़रा बताइए कि आपने कहाँ इसे ढूंढी और कहाँ आप गए, और इस पूरी जो आपकी फूड जर्नी है इसका बताएं। अच्छा, ना सिर्फ शहर से बाहर जाना पड़ेगा, ये ठीक है। हाँ, ताज़ी मछली आपको मिलेगी। जो फिश प्लेटर जो इंट्रोड्यूस किया है देसी फूड ने, रोज़ सुबह लाड़काना में मछली का शिकार होता है, उसके लिए रहू मछली। अच्छा। अब रहू मछली को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया की क्वीन भी कहा जाता है, दरिया की शहजादी। दरिया की शहजादी जी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है, लजीज होती है, और महंगी भी होती है। अच्छा, ओके। महंगी भी होती है। इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा रहू मछली। ओके, तो वो सुबह वहाँ पे शिकार होता है उसका, और उसी दिन सेम डे वो रेस्टोरेंट पे पहुँचती है, और शाम को उसका प्लेटर बन जाता है। तो 2 किलो की रहू मछली इस प्लेटर में शामिल है। प्लस ये है कि एक आपके ऊपर होता है कि आधा किलो की मछली जो आप लेना चाहें वो ले लें। मैंने तो काला पापलेट ली थी क्योंकि वो भी महंगी है। अच्छा। और काला पापलेट हाई प्रोटीन और उसमें चिकनाई कम होती है। अच्छा जी, सही। तो इस वजह से, और कुछ इसमें 6 फिश बिस्किट्स शामिल हैं, और फिश बिस्किट्स भी अच्छे खासे बड़े फिश बिस्किट्स हैं। इसमें फ्राइड राइस हैं। प्लस ये जो इनकी एक ग्रेवी इसको कह सकते हैं, या सालन आप इसको कह सकते हैं, या चटनी आप इसको कह सकते हैं, सिंधी स्टाइल में इन्होंने बनाई है। भाई फराज, आप ऐसी बातें करें ना, यकीन करें भूख बढ़ रही है, एपेटाइट इंक्रीज हो रही है। बस हमारी टीम ने जो है ना, आज जाके सबने यही वाला फिश प्लेटर ट्राई करना है। जी, कंटिन्यू करें, जरा बताएं आप फूड से रिलेटेड, और जो आप स्पाइस लगा के बता रहे हैं ना, ये सबकी भूख बढ़ा रहा है। अच्छा, ये फिश प्लेटर नहीं है, इसका नाम ही ना सिंधी फिश प्लेटर है। अच्छा, सिंधी फिश प्लेटर। तो सही। इसमें जो ग्रेवी का मैं आपको बता रहा था, वो गोभी, टमाटर और इन चीज़ों से बनती है, वो भी सिंधी स्टाइल में। तो कुछ लोग उसको ग्रेवी कहते हैं, कुछ सालन कहते हैं, कुछ उसको चटनी कह लेते हैं। तो ये कॉम्बो है, बड़ा ज़बरदस्त सा प्लेटर। और ख़ास बात इसकी एक ये भी है कि एक तो मछली रोज़ के रोज़ आपके पास आ रही है, दूसरी चीज़ ये कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं और मछली खाते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देते हैं, या फिर वो इतना होता है कि उसमें स्पाइसी होता ही नहीं है, वो मछली का जायका होता है। अब ये इतना मुतवाज़िन इसमें जायका है, मसालों का जायका कम है, और मछली का आपको पूरा हर बाइट में टेस्ट आ रहा होता है। सही। तो ऐसा है। और रहू मछली में कांटे होते हैं। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि जब 2 किलो का पीस आपके प्लेटर में पड़ा होगा तो कांटे भी मोटे होंगे, खाने में मसला नहीं होता उसमें। सही। और काला पापलेट में सिर्फ एक कंगी होती है। तो इसलिए मैंने वो चूज़ की थी। सही। तो ये बताएं, और जो वहाँ पर लोग थे वो ट्राई कर रहे थे, वो क्या उसके बारे में बात कर रहे थे कि बड़ा डिलीशियस जो है ना, वो ये सिंधी फिश प्लेटर है, सिंधी फिश प्लेटर। और लोग, मैंने उस प्लेटर को खाते हुए उस वक्त तो नहीं देखा, क्योंकि जब मैं शूट करने गया, ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च था। और मैं पहला शख्स था जिसने इनकी वीडियो। कहाँ पे ये फेडरल बी एरिया अब्दुल्ला सेंटर के नीचे है, देसी फूड्स। अच्छा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, इनके पास एक 3,500 वाला प्लेटर है जो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उसको खाने के लिए लोग आ रहे थे। अच्छा। अब ये प्लेटर क्योंकि मैंने ही पहला व्लॉग इसका बनाया है, तो अभी लोगों को पता चलेगा तो लोग जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो देखूंगा कि लोग आ रहे हैं या नहीं। सही नहीं, बिल्कुल। ये और हम ये फुटेज में भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये जो है वो मसाला लग रहा है, फ्राई हो रही है ये मछली। और जनाब क्या बात है, सर्दियों की सौगात, और सर्दियों में मछली, और वो भी इतने मज़े की। तो फराज, और ज़रा कुछ बताएं, यहाँ पर जब आप गए तो कितनी देर में इन्होंने आपको जो है वो बना के दी? क्या इन्होंने कहा कि जी वेट करें आप थोड़ा सा, या आप 1 घंटा लगा? ज़बरदस्त ये पूरा प्लेटर है। वाह भाई, बड़े एंजॉय करके आप यहाँ पे मज़े लेके जो है ना वो खाने खा रहे हैं। जी, थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि प्लेटर के जो बाकी आइटम थे वो तो तकरीबन रेडी होते हैं। अच्छा। या फिर जैसे फिश बिस्किट्स हैं, या जो हमने काला पापलेट दी थी उसको डीप फ्राई उन्होंने करके दे दिया था। ग्रिल होने में ज़्यादा टाइम लगा था। जो रहू मछली थी उसको हल्की आंच
आंच पे ये लोग ग्रिल करते हैं, सही, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। ये 1 के लिए मतलब फॉर मी ये तो मेरे ख्याल में ये बहुत है। जी जी, अगर मुझ जैसे खाने वाले हो, मैं हैरान हो गई कि फराज आप ये 1 के लिए आपने लिए। नहीं, इसमें 3 किलो तो तकरीबन 3 किलो फिश ही है इस प्लेटर में। तकरीबन 4 बंदे तो आराम से खा लेंगे ये, इस जो अभी आपने ये जो लिया ये वाला प्लेटर। आराम से 4 से 5 लोग आराम से खा लेंगे, रज के खा लेंगे, रज के खा लेंगे भाई, जबरदस्त है ये। और ये अच्छा, ये इन्होंने रेसिपी वही है जो आप बता रहे हैं कि जिक्र करें कि सिंधी फिश प्लेटर है। सिंधी फिश प्लेटर है, सिंधी सारी इनकी रेसिपी सारी सिंधी है। सही। और दूसरी चीज ये है कि जो मछली ये लोग पकड़ के ला रहे हैं ना, ये फार्म वाली मछली नहीं है, ये दरिया वाली मछली है। अच्छा, ये वही दरिया की रानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही है। अच्छा, असल में कुछ लोगों ने फॉर्म भी बनाया है, तो फॉर्म में होता है कि मछली रहती है, सुस्त पड़ जाती है, एक ही जगह रहती है, वो कहाँ दरिया में रुकावटों का सामना करेगी, तो वो ताकतवर मछली होती है। सही, और उसका जायका और उसकी अफादियत भी जाहिर है उससे ज्यादा है फार्म की मछली से। अच्छा, इन्होंने प्रॉपर आपको टॉपिंग वगैरह सब चीजें करके दी हुई है भाई, जबरदस्त। और साथ में राइस भी है प्लेटर में, देखें फ्राइड राइस है, और इसके साथ चिली गार्लिक है, चटनी है, मेयोनीज है। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, आई लाइक इट। मैं ज़रूर जाके यहाँ पे ट्राई करूँगी। और जो लोग फूड लवर्स हैं, फराज आपके लिए इस तरह की अच्छी जगह ढूंढ के लाते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कि आप जब कराची में आपका वीकेंड हो या नॉर्मल डेज़ में आप कहीं भी खाने पीने जाएँ, तो ज़रूर आपको पता हो कि अच्छी और मयारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं, अच्छा और मयारी फूड कहाँ मिलता है। अच्छा फराज, सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मुझ समेत ये सोचते हैं कि ठीक है हम खाना खाने चले जाते हैं बाहर या आउटडोर चले जाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कुछ सर्टन जगहों का कि पता होता है कि ठीक है ये साफ़ सुथरी जगहें होंगी, यहाँ पर हाइजीनिक एटमॉस्फेयर होगा, चलो जी अच्छे सफाई से खाना बनता है, चले जाओ। यहाँ जहाँ आप गए थे, यहाँ पर इन तमाम उसूलों को मद्देनजर रख के लोगों को सर्व कर रहे थे। अच्छा एटमॉस्फेयर, जितनी भी मेकिंग है ना, सारी कुकिंग वगैरह सारी आपके सामने हो रही होती है। अच्छा, ये ऐसा किचन इनका अंदर नहीं है, सारी चीज़ें बाहर हो रही होती हैं। ये है कि कुछ मसाले वगैरह पहले से लगा के लोग रख देते हैं। सही। और जहाँ तक आपने हाइजीन की बात की है ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इमली ऊपर से डालते हैं ना हम मछली में, आपने देखा होगा इमली का पानी, जी। अगर आप उसको हाथ से निचोड़ेंगे ना, तो वो जायका अलग होगा। और अगर आपको किसी बॉटल में रख के या ड्रॉप्स आप डाल देंगे, तो वो जायका अलग होगा। अच्छा, कुछ चीज़ों में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब अगर इमली को आप हाथ से, इमली का पानी जो होता है हाथ से अगर आपने इस तरह निचोड़ दिया, तो उसका जायका अलग आता है। अच्छा। और अगर आपने किसी ड्रॉप वगैरह डाल दी, वो सेम चीज़ मेथी के साथ होती है। अगर मेथी आपने किसी में खाने में मसल के डाल दी, उसका जायका अलग होता है, और अगर वैसे ही आपने डाल दी तो उसका जायका अलग होता है। चटनी में भी ऐसा ही है। चलिए जी, फूड व्लॉगिंग के साथ साथ फूड की सारी डिशेस के साथ साथ फराज जो है वो हमें टिप्स भी दे रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है वो आपको ज़्यादा स्पाइसी लगेगा और ये चीज़ जो है बेहतर ज़्यादा हो सकती है। फराज, अच्छा ये बताएं, आप जब जाते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर फूड व्लॉगिंग के लिए, तो कैसे आपको पता लगता है? आप खुद सर्च करते हैं या फिर आप खुद जाते हैं और देखते हैं फूड स्ट्रीट्स के ऊपर कि भाई मैं आज यहाँ का फ़िश ट्राई करता हूँ या यहाँ का मैं चिकन ट्राई करता हूँ? ये कैसे, क्योंकि जो लोग फूड व्लॉगिंग भी करना चाह रहे होंगे वो भी डेफिनेटली सोच रहे होंगे ना कि भाई अगर मुझे फूड व्लॉगिंग करनी है तो पहले तो मैं बैठ के ये सोचूंगी कि मुझे पूरे शहर के रास्ते आने चाहिए, फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि खाने जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, सारी फूड स्ट्रीट्स मुझे पता होनी चाहिए, और मैं खुद भी स्पेशलिस्ट हूँ खाना बनाने में या खाने के जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, तो तब की जाती है फूड व्लॉगिंग, या आप बस निकल गए अपने कुछ मजे का लिया? और नहीं, वो कहते हैं ना कि गाते गाते इंसान गवैया बन जाता है। अच्छा, वो वाली मिसाल है। जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, नहीं ये ऐसी भी हो सकती है। हाँ। तो रेसिपीज़ पता चलती हैं, जायके मुख्तलिफ आप टेस्ट करते हैं, तो आप कंपैरिजन एक आपके माइंड में होता है, वो आप कर सकते हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी नेमत है। सोशल मीडिया पे हमें पता चल रहा होता है कि फलानी जगह कोई एक नई चीज़, यूनिक चीज़ लॉन्च हो गई है। हाँ। खुद चले जाते हैं, या कोई रेस्टोरेंट्स वाले हमें खुद इनवाइट करते हैं, तो वो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे मैसेज कर देते हैं कि आए हमने ये चीज़ लॉन्च की, ये कवर करें। तो ज़्यादातर जो काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा होता है। सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा होता है। इन पर्सन अगर कोई मुझे आके कहता है कि फलानी जगह कोई ऐसी चीज़ है, यूनिक चीज़ मिल रही, तो ये बहुत इक्का दुक्का केसेस होते हैं, लेकिन 99% जो सारा काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा होता है। सोशल मीडिया के थ्रू। तो अभी जो आप, अब जाहिर सी बात है इतनी मज़े की आपने हमें जो है वो स्पॉट बताया कि भाई यहाँ पे जाके हम ट्राई कर सकते हैं फिश। अभी नेक्स्ट आपका वीकेंड का क्या कुछ प्लान है? आप कुछ नया चिकन में ट्राई करने जा रहे हैं या फिर कुछ चाइनीज़ या क्या? अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसा सोचा है कि लांडी में एक स्पॉट है, उसने फिश का जिंगर बनाया। अच्छा, कॉल एक हमारी, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? जी बेटा, मिसेस मोहम्मद सलाम कराची। जी आप चंदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा प्रोग्राम होता है। मैं भी
देखा तो मैंने कहा आपको लाइफ आ रही है माशाल्लाह आज के दिन भी। जी ये कि ये हमारे फराज भाई आए हैं, बड़ी अच्छी खाने की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ कहाँ की बता रहे हो, किस जगह की है जरूर बताएं, और जब ये आए प्रोग्राम में जहाँ भी खाना खाएं वहाँ का जरूर पता बताएं, तो हम भी खाएं जाके इंशाअल्लाह ताला। मैम हम तो घर में बनाते बेटा, घर में खाते समझा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, आपके प्यार के लिए, आपने हमारे शो को पसंद किया। और ये हमारी कॉलर जो है आई गेस इन्होंने दूसरी या तीसरी दफ़ा हमें कॉल किया और बड़ा अप्रिशिएट करती है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को जो है वो इतना सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके फीडबैक में वो ये कहते हैं जी हमें बहुत मज़ा आया सारी इन्फॉर्मेशन जान के। तो फराज अभी जिस तरह से वो कह रही थी कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं तो सारी चीज़ें ना आपने हमारे शो पर शेयर करनी है, ये नहीं करना कोई आपने सीक्रेट रेसिपी जो है वो छुपा के रख लेनी, कोई स्पॉट आपने छुपा लेना कि जी मैं अकेले ही जाके एंजॉय करके आ जाऊं। नहीं, हम तो जाते हैं इसलिए ताकि लोगों को बता सकें, एक्सप्लोर करें, लोगों को दिखाएं और हमारे तवज्जुह से लोग भी पहुंचे वहां पर। अकेले क्यों एंजॉय करें, सबको करवाएं ना। सबको करवाना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि ये अब जो आप जब जाते हैं फूड स्ट्रीट्स के ऊपर तो विंटर्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा रश होता है, मतलब रात के टाइम पे फैमिलीज़ वगैरह वहाँ पर मौजूद होती हैं, तो क्या होता है, रिमार्क्स क्या होते हैं फैमिलीज़ के, या लोग कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं इन फूड से रिलेटेड कि जी हम यहाँ खाना खाने आए और खाबे खा रहे हैं। अच्छा जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है और जब दोबारा कनेक्ट होगी तो फिर बात करेंगे। देखिए जी कितने सारे फूड लवर्स हैं और वो कॉल करके बताना चाहते हैं कि जी हमारी फेवरेट डिश क्या है या फराज से हम क्या पूछना चाहते हैं। तो ये ज़रा तो फैमिलीज़ की जो उस टाइम जो हैप्पी गो लकी एक तासुरात होते हैं ना, वो क्या होते हैं वो ज़रा बताएं। अच्छा, खाना जो आउटिंग जो है वो सिर्फ एक खाना तो एक बहाना है। हाँ। तो एक इसी बहाने से आउटिंग भी हो जाती है, एक दूसरे को देने के लिए वक्त मिल जाता है। हाँ। दोस्तों को देने के लिए वक्त नहीं होता कि चलो भाई चाय के होटल पे आ जाओ। हाँ। वो चाय एक बहाना होती है। सही। चाय वो चाय के लिए नहीं आ रहा होता, वो आ रहा होता है आपसे मिलने, आपके साथ वक्त बिताने। तो खाना एक बस यही है कि आपस में वक्त बिताने का जरिया है। मेमोरीज आप एक साथ बैठते हैं, बनाते हैं, बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे के तजुर्बात से आप लोग एक दूसरे के आगाह करते हैं एक दूसरे को। और जहाँ तक बात है खानों की, तो खाने तो कराची के सभी को पता है कितने लजीज खाने हैं। हाँ। और हर फूड स्ट्रीट जायकों से भरी पड़ी है। इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि कराची में इतने लोग नहीं जितने जायके हैं। कराची में बहुत जायके हैं, बेपनाह जायके हैं और इतनी वेरिएशंस आ गई हैं हर खाने में कि आप अगर बिरयानी को भी उठा लें उसमें कितनी वेरिएशंस है, कढ़ाई में कितनी वेरिएशंस है और पुलाव में कितनी वेरिएशंस है। नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं और हमारे शो के लिए जो आप इस तरह से लेके आते हैं रेसिपीज़, ये बड़ी मज़े की होती है। बहुत शुक्रिया फराज, आप हमारे शो पे आए। नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे शो पे आएँ तो 2 डिशेस 2 स्पॉट्स लेकर आइएगा और एक चाय का भी, कश्मीरी चाय का भी ज़रूर ढूंढ के लाइएगा कि कहाँ पर कराची में अच्छी मिल रही है। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। और जो जब खाबों की बात होती है ना, स्पेशली वीकेंड में खाबों की बात होती है, अवाम चाहते हैं कि उनको वैरायटी, बात वही होती है, तरीका वही होता है, रेसिपीज़ वही होती हैं, डिशेस वही होती हैं, लेकिन डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट वैरायटी जब मिलती है ना तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं और फिर लोगों का ये होता है कि भाई हम जाएं फूड स्ट्रीट्स पे और बाहर ये खाने ट्राई करें, क्योंकि इन दी एंड जो घर में हमारे खाने पक रहे होते हैं वो नो डाउट बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें भी चाहिए होती हैं जो सिर्फ आपको हमारे मॉर्निंग शो पर ही पता लगती हैं और हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी जगह पर क्या फूड मिल रहा है। तो वापस आएंगे और वापस आकर फिर कुछ बात करेंगे फिटनेस से रिलेटेड। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, बस हम ये जा रहे हैं और ये वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग सिटी एट। वेलकम बैक। तो जनाब एक हैवी से फूड व्लॉगिंग के सेशन के बाद जो है वो कुछ बारी हो जाए फिटनेस के हवाले से, कुछ बात हो जाए फिटनेस की। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अली, जो कि फिटनेस ट्रेनर भी हैं और साथ साथ एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइट मी और जज़ाकल्लाह। अच्छा हसन, फिटनेस जो है वो हर किसी के लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को फिटनेस से एक ही चीज़ जहन में आती है और वो होता है कि जी ठीक है, हमने अपना वज़न कम करना है और हमने जो है वो दुबले हो जाना है तो हम फिट हैं। एक्चुअल में फ़िटनेस का मकसद ये नहीं होता कि आप वज़न कम कर लें या फिर आप बहुत दुबले नज़र आएँ या फिर आप डाइट करें। फ़िटनेस का मतलब ये होता है कि आपकी रूटीन भी हेल्दी हो और आप जिस जगह जाके एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी एक हेल्दी एक्टिविटी में शुमार हो, ना कि ये हो कि जी आप इतने पतले दुबले हो जाएं और फिर जो है वो आपको चक्कर आ रहे हो, आप बीमार लग रहे हो। बिल्कुल। तो ज़रा सा थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअल में फ़िटनेस ट्रेनर जो होते हैं उसका काम क्या होता है और वो किस तरीके से लोगों को फिट एंड फाइन रखते हैं? देखिए, फिटनेस एक डिसिप्लिन
डिसिप्लिन का नाम है। फिटनेस का ये मतलब रूटीन नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है या गेन करना है। फिटनेस का मतलब है आपकी लाइफस्टाइल के साथ उसको डिसिप्लिन में लेकर चलना। क्योंकि फिटनेस को आप देखा जाए तो उसमें सबसे पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस को करना इतना ज़रूरी नहीं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, फिटनेस में आप पहले उसे पढ़ें फिर आप करें। कोई काम भी आप देख लें, जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं आप उसे सही से नहीं कर सकते। आज तक हम देखते हैं जिम में हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेल फीमेल्स, तो उन्हें एक ही बस होता है कि हमें लॉस करना है, हमें गेन करना है। उन्हें न्यूट्रिशन का पता नहीं होता, उन्हें कुछ भी अपने मतलब के फैट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितने लेने हैं। उन्हें बस एक होता है कि बस लॉस कर दो या गेन कर दो, बस हम दुबले हो जाएं, हम जो है वो दुबले पतले नजर आए, किसी तरीके से हम वेट लॉस कर दे। बस इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। हमारे यहाँ जो एक नॉर्मल मेंटालिटी है जिमिंग की, एक्सरसाइज की, वो यहीं तक महदूद। बिल्कुल। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ फिटनेस को लेकर, एक अवेयरनेस ये देना चाहता हूँ कि देखें, फिट आप तब होते हैं जब आप अपनी नींद सही पूरी करते हैं। न्यूट्रिशन के अलावा इंसान को नींद और एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकलने के बाद आप फिटनेस में फिट रह सकते हैं। और फिटनेस के बाद ही आप हर काम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, तो फर्स्ट चीज़ है आपकी फिटनेस। आप अगर फिटनेस पे अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो उसके बाद आप किसी चीज़ में भी फिट नहीं रह सकते। अच्छा, जब कोई पहला आपके पास इस तरह का कोई बंदा आता है और वो ये कहता है जी ठीक है मुझे अब जिम स्टार्ट करना है या मुझे भी फिट रहना है, तो आप क्या उसको बताते हैं कि उसने अर्ली जो है वो क्या करना है और फिर किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है, कैसे ये एक्सरसाइज करनी है? सबसे पहले तो हम उसका BI में वगैरह लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर हम एक वे से चलते हैं। हमारा काम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं करना होता, हमें एक्सटेंड ट्रेनिंग करनी होती है। हमें अपने क्लाइंट्स को बताना होता है कि आपको किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम उसे सप्लीमेंट से दूर रखते हैं, हम उसे नेचुरल पे रखते हैं। और नेचुरल में यही चीज़ें होती है, आपकी घर की चीज़ें और फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, दूध बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसे सबसे पहले हम उसे वार्म अप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके सेशंस बनते हैं। सेशंस में पहले सेशन हम उसे कोर और एब्स वगैरह ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसकी जो जर्नी होती है उस हिसाब से हम लेकर चलते हैं। जैसे अगर कोई गेन करने आया तो हमें उससे गेनिंग के हिसाब से ट्रेनिंग करनी होती है, कोई लॉस करने आया तो उसे लॉस के, और इसी तरह हर एक ट्रेनिंग के भी अलग अलग पोजीशंस हैं। हाँ, तो वो सिर्फ जिम में ही नहीं हो सकती, वो आपके घर भी हो सकती है, वो आपके पार्क में भी हो सकती है। और मेन चीज़ जो है वो योगा बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, योगा बहुत ज़रूरी होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और आपकी बहुत सारी मतलब एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करता है। तो योगा फर्स्ट है, फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कोर ट्रेनिंग आ जाती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाती है, बिल्ड ट्रेनिंग आ जाती है। आप देख रहे होते हैं जितने भी एक्टर्स हैं, लाइक हुमायूं सईद साहब, मैं उन्हें ट्रेन करता हूँ, पर्सनल ट्रेनर हूँ हुमायूं सईद साहब का। अच्छा। तो मतलब उनकी हर एक चीज़ की अलग है। आप जिसे टीवी पर देख के उस जैसा बनना चाह रहे हैं, उसकी बॉडी बहुत अलग है, वो आप जैसा नहीं है ना, आप उस जैसे बन सकते हैं। तो आप हर बंदे की अलग अलग जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप किसी की तरह नहीं बन सकते, आप अपने आप को अपनी तरह और अपनी जो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली जो सूट करता है वो रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आप उससे अच्छा बन सकते हैं। आप अगर चाहते हैं ना कि मैं उस जैसी बॉडी क्रिएट करूं और इस तरह मेरे बाइसेप्स हो, आजकल जो यंग यूथ आ रही है हमारी, जितने भी लड़के आ रहे हैं, उन्हें एक दो चीजें चाहिए, बाइसेप्स और चेस्ट। भाई अपना प्रॉपर बॉडी को ट्रेन करें। आपकी हर चीज जरूरी है, आपका फैट कितना है, आपको कितना कंज्यूम करना है। सबसे पहले तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर जो नई यूथ आ रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों बहुत जरूरी है प्रोटीन। आजकल हमें सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ प्रोटीन एग्स में आपको पता मिल जाती है, और फिश आजकल सर्दियों का मौसम है तो फिश इज बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमें फिश बहुत ज्यादा इनटेक करना चाहिए इस विंटर वेकेशन में। अच्छा, आपके पास जब लोग आते हैं कि जी हमें भी आप ट्रेनिंग करवाएं या हमें भी आप ये सारा जो है ना स्केड्यूल फॉलो करें, तो आप उनको कितने दिन का कहते हैं? 2 महीने, 3 महीने, कि भाई आप 3 महीने में आप यू मोर देन फिट देन बिफोर? क्या आपका क्या होता है? वो डिपेंड करता है मेरे क्लाइंट्स पर। अच्छा, कि वो कितना स्ट्रगल कर सकता है, कितना टाइम दे सकता है, वीक में कितने दिन आ सकता है, और प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं। देखें, अगर मैं उसे जिम में 1 घंटा भी ट्रेनिंग करवा लूँ
और अगर वो घर जाकर चीट मील कर लेता है तो मेरी ट्रेनिंग्स आए हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ा जरूरी है ना, आपको बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी होता है कि आप अपने ट्रेनर को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, पता चले वो बेचारा मेहनत कर रहा है लेकिन आप जो है वो उसकी सारी मेहनत पर फिर पानी फेर देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप खा लेते हैं जो फिर वो फिर आके बताते हैं अगले दिन ऐसे लोग के हमें पता चल जाता है। अच्छा, हाँ, वो चीट मील करते हैं, हमें पता चल जाता है क्योंकि चीट मील के नेक्स्ट डे उनसे वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, वो उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती। हाँ। तो फिर वो खुद बोल देते हैं कि आज मुझसे नहीं हो रहा, फिर हम पहचान लेते हैं कि मेन के कल कुछ खाया, वो खुद बता देता है। हाँ, ये भी कोई बहुत एक्सपर्ट जो ट्रेनर्स होते हैं मेरे ख्याल में वही जज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक्सपर्ट्स जैसे हम लोग तो क्वालिफाइड है लेवल 3 के 2 के, तो हमारा जो गोल होता है वो बॉडी बिल्डिंग करना नहीं होता, हमें एक इंसान को फिट रखना होता है कि एक इंसान फिट रहे, और एक इंसान जब फिट रहता है तो उसमें फिर उसकी स्ट्रेंथ, और मैंने पहले भी बताया कि डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट अपनी अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे शो पर आए और बहुत अच्छी चीज़ें जो है हसन ने बताई कि भाई सबसे पहले जो है वो आपको यही देखना होता है कि आपने क्या ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर जो उसके SOPs है वो फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो भी उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है और वो एक तरीके से जो है वो मज़ीद स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, फिटनेस रखनी है लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का जो ख्याल है वो अकॉर्डिंग टू दी ट्रेनर जो आपको बताया जाता है वो रखें। ऐसा ना करें कि आप जिम जाएं और फिर घर पे वापस आके आप बहुत सारे खाने खाएं और फिर ये जो है फिर क्लैश होता है आपकी हेल्थ का। तो शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और इन बातों में शामिल है ज्वेलरी और फैशन। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट। सो वेलकम बैक। और जब वापस आए हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या ज़बरदस्त जो है वो ज्वेलरी हमारे सामने है और ये ज्वेलरी, इसकी डिज़ाइनिंग और इसका जो स्टाइल है वो ज़रूर आपके साथ में डिस्कस करेंगे और कपड़ों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि आजकल क्या स्टाइलिंग है और कौन सी ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी जो है वो चलती है। और बड़ी ज़बरदस्त ये मैं कलेक्शन देख रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गेस्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाऊँ या पहले ज्वेलरी चेक करूँ। तो पहले इंट्रोडक्शन करवाते। फ़रा लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है, ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं और ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं और इनकी कलेक्शन है फराज कलेक्शन। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ और आपके चैनल का मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, स्पेशली आपका मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरी ज्वेलरी को देख के बहुत मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं और इसी तरह मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं ज्वेलरी से सही रिलेटेड। नहीं फरा, जो टैलेंटेड लोग हैं डेफिनेटली वो उनकी तारीफ तो बनती है और इस तरह की डिज़ाइनिंग और स्पेशली विंटर सीजन में, ये वेडिंग सीजन भी कहलाता है, शादियों के सीजन में। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल कपड़ों में, ड्रेसेस में क्या इन है, मतलब ज़्यादातर आप लोग क्या कलेक्शन बना रहे हैं, चाहे कैजुअल वेयर हो या फिर डेली वेयर हो या वेडिंग सीजन? जी, आजकल फैशन में दोनों तरह का, आपने पार्टी वेयर की अगर बात कर रही हैं तो उसमें लॉन्ग शर्ट भी है, शॉर्ट शर्ट भी है, गरारा पैंट भी है, सही, एंड ट्राउज़र पैंट है। हाँ। और अगर थोड़ा सा लाइट उसमें जाते हैं हम, जो अब विंटर स्टार्ट हो गया है तो उसमें कॉट सेट अच्छा फैशन मेन है। ओके, हाँ, इसकी बहुत डिमांड है कॉट सेट। अच्छा, वो इजी वेयर है। इजी वेयर है जी। हाँ, और ज़्यादातर फैब्रिक उसमें जो यूज़ किया जाता है वो लेलन है या जॉर्जेट है। सही जी। अच्छा, ज्वेलरी जो है वो बड़ी वैल्यू होती है उसकी, या वो बड़ा एक जो है ना नेसेसरी पार्ट होता है किसी भी ड्रेस का, एक ऐसी एक्सेसरी होती है कि भाई आपने ड्रेस ले लिया है लेकिन अब ज्वेलरी आपने कैसी वेयर करनी है, आपने छोटे इयरिंग्स पहनने हैं या फिर आपने लॉन्ग इयरिंग्स पहनने या फिर आपने इसके ऊपर मजीद कोई नेकलेस भी पहनना है या नहीं पहनना, ये ज़रा बताएं कि आजकल कैसी ज्वेलरी चल रही है ड्रेसेस के साथ। जी बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड ऑन चॉइस क्लाइंट की। हाँ। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो हम पे सारा कुछ जो है ना डिपेंड करते हैं कि हमारे फेस के हिसाब से ज्वेलरी हम पे कौन सी सूट करेगी, हम पे कौन सा आउटफिट सूट करेगा। सही। तो हम उनको गाइड करते हैं। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो अपनी बात मनवाते हैं। अपनी बात, वो मेरी तरह के क्लाइंट होंगे जो कि डिज़ाइनर के पास भी जाकर ये कहते हैं भाई मुझे ना ऐसा ड्रेस चाहिए, डिज़ाइनर कहेगा नहीं आजकल ये इन है, नहीं वो इन है, मगर इसमें आप थोड़ा सा ये भी ऐड ऑन कर ले। फेस
भी देखना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी देखनी चाहिए कि उनके ऊपर क्या सूट करेगा, क्या सूट करेगा। जी। सही। अच्छा, ड्रेसेस में ये मैं देख रही थी कि आपके ये जो ड्रेसेस अभी रखे हुए हैं जो हम आपके साथ में भी शेयर भी करेंगे, इसके कलर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। इसमें लाइट कलर भी है, डार्क कलर भी है। तो सर्दियों में यूजुअली यही कहते हैं कि भाई डार्क कलर्स पहने, सॉलिड कलर्स पहने। इसका क्या कम्बिनेशन है कि वाकई बड़े एनहेंसिव लगते हैं? और फिर अगर इन डार्क कलर्स को बंदा चूज करे और पहने तो ज्वेलरी फिर क्या लाइट लेनी चाहिए या ज्वेलरी भी आप जैसे चाहे पहन सकते हैं? नहीं, वो आपका इवेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप किस इवेंट में वेयर कर रहे हैं ना, आपका आउटफिट अगर हमारी ब्राइड है तो उसका हैवी होगा, और फैमिली मेंबर्स, आजकल तो वेडिंग सीजन है, मेरी फैमिली में भी वेडिंग चल रही है और काफ़ी सारे जो हैं उसके हिसाब से मेहंदी का इवेंट है, या कह लें कि आप माइयों का है, तो उसमें एक हमारा ट्रेडिशनल लुक आता है। मेहंदी का है तो ग्रीन कलर के या दुपट्टा येलोश कलर का ले लिया, और माइयों हैं तो वो फिर येलो। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अच्छा, ट्रेंड फिर क्या, नया ट्रेंड क्या है? ये है अभी तो मैंने देखा है कि ब्राइड भी जो है वो शादी वाले दिन रेड जो है एक मखसूस जो हो जाता है ना, वो नहीं पहनती हैं। वो अपनी पसंद से जो ये कोई ग्रीन भी बना रहा है। अब आप ये देखें कि ग्रीन का क्या कॉम्बिनेशन है वेडिंग में। लेकिन हमारी क्लाइंट जो अक्सर हमारी जो ब्राइड होती हैं वो खुद डिमांड करती हैं, नहीं हमें थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, थोड़ा सा चेंज चाहिए। निकाह सेरेमनी होगी तो वो वाइट पहनना पसंद करेंगी। जी। और वो फिर सारी जो उनकी फैमिली होती है वो एक थीम डिसाइड कर लेते हैं, सब वाइट पहनते हैं, फिर सब वाइट पहनते हैं ब्राइड के साथ। जिस तरह से विंटर कह लें आप, समर में कह लें, दोनों में जो है वो कॉम्बिनेशन लाइट भी है, डार्क भी है। डार्क भी और लाइट भी। अच्छा, ज़्यादातर ब्राइड्स जो हैं वो किस तरह के ड्रेसेस पसंद करती हैं और क्या ज़्यादा डिमांड होती है, ये हम जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर फराह की कलेक्शन, ड्रेसेस की कलेक्शन भी आपको दिखाएंगे और कुछ ब्राइडल वेयर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब क्या ज़बरदस्ती जो है ना वो चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं, और ज्वेलरी है, ड्रेसेस है, और बातें हो रही हैं जनाब सीज़न की, वेडिंग सीज़न की, फैशन की। तो फराह, आप हमें अपने ड्रेसेस दिखा रही थी, तो आप हमें अपने ज़रा ड्रेसेस दिखाएं ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें कि कौन कौन सी कलेक्शन है फराह के पास और किस किस तरह की डिज़ाइन हैं। अच्छा, ये ब्लैक गाउन है, मैक्सी स्टाइल, और ये अच्छा काफ़ी फैशन में इन है। अच्छा, ब्लैक कलर तो आपको पता है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये कलर की डिमांड होती है, स्पेशली मुझे तो ब्लैक कलर बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, वो जो दूसरा वाला ऑरेंज टाइप का जो कलर रखा हुआ है वो ज़रा दिखाइएगा। ये ये वाला, ये देखिए इस ड्रेस को, इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको मेहंदी के इवेंट में भी वेयर कर सकते हैं ना। सही, ठीक है। और बाकी आप वलीमा रिसेप्शन है या वेडिंग है, सही, क्योंकि ये हैवी है। अच्छा, हमने थोड़ा ना जी इसके साथ हमने ट्राउजर पैंट रखा है। अच्छा, लेकिन अगर सामने क्लाइंट की जो भी चॉइस होती है, गरारा पैंट रखें या फिर इसके साथ शरारा, तो वो भी हम बना देते हैं, सही, रेडी कर देते हैं। जी। अच्छा, ये बड़ा प्यारा कलर भी लग रहा है जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। अच्छा कलर लग रहा है विंटर के लिहाज से। सही कह रही हैं। और ये ब्लैक सितारों का इस पे जी, ये इनर है सीक्वेंस का। सही, इनर है ये, राइट, शॉर्ट इनर है। और ये अपर है। और इसकी स्लीव्स भी पूरी हमने नेट पे रेडी की है। जी, सही, ये इस पे भी सीक्वेंस है। अच्छा, ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। ये मतलब आप पार्टी वेयर जो है ना, बहुत स्मार्ट लगता है, स्मार्ट लगता है, गर्लिश लुक देता है ये। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसका ट्राउजर इसके साथ ट्राउजर पैंट स्टाइल है। ट्राउजर पैंट वो तो आजकल कोई भी आप अपने पास से भी जो है ना, ब्लैक पे तो कुछ भी आप ब्लैक वेयर कर लो। जी, अच्छा जी, ये जंप सूट है। थोड़ा सा हम मॉड लुक देने के लिए। बिल्कुल। तो ये जंप सूट है, और ऊपर से मैंने इसका ये अपर है, केप कह लें। अच्छा, शॉर्ट केप। तो इसको हमने वेलवेट पे बनाया है। जी, तो ये पूरी लॉन्ग जो है ना वो, और ये विंटर कलेक्शन के लिए बेस्ट है। जी, सही, राइट।
अच्छा, एक और जो ये बड़ा कुछ कल्चरल ये मैंने सिंध कल्चर डे पे डिजाइन किया था और बड़ा हिट हुआ है ये। अरे जबरदस्त। सिंधी अजरक का गाउन है जी, उसके अंदर आप स्लिप ब्लैक में ले सकते हैं, मरून में ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे आप जो है हाँ रेड कलर भी वेयर कर सकते हैं जी। अच्छा, दैट्स नाइस कलेक्शन। ये एक और ये है जनाब, ये है सबा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करेंगी। सिंपल नेट थी ये। अच्छा, बिल्कुल नेट के दुपट्टे नहीं होते, उसको मैंने डिजाइन किया है। अरे वाह, ये नेट का दुपट्टा आपने डिजाइन किया है? सिंपल ये नेट थी बिल्कुल, और बॉर्डर कुछ नहीं था, ये सारा कुछ मैंने डिजाइन किया है। और इसकी जो अंदर स्लिप है वो भी स्लीव की है, जो इस पे फैब्रिक हमने यूज किया है। सही, जी, जबरदस्त। और इसके साथ है गरारा पैंट, बहुत स्मार्ट लगता है, ये पैनल पे बनाया हुआ है हमने। सही जी, ये है, ये देखें जी फरा की क्रिएटिविटी देखें आप, जबरदस्ती जो है ना ये पैनल के साथ है। वाओ, रियली नाइस, रियली नाइस। अच्छा जी, अच्छा जनाब, आप देख रहे होंगे कि रॉयल ब्लू और ब्लैक कलर से नजर आ रहा है। ब्लैक कलर और ब्लू मेरे पास बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि मुझे स्पेशली ये ब्लू कलर और ब्लैक बहुत वेलवेट पे भी है। ये वेलवेट पर है स्पेशली ना? सारा वेलवेट है। ओके जी, नाइट का गाउन है। हाँ, और ये वेलवेट है, ट्राउजर भी इसका। अच्छा, ट्राउजर पे भी इसके काम बना हुआ? जी जी जी, ट्राउजर पे भी जी, हमने इसके बॉटम पे काम कराया है। हाँ। और स्टोन वर्क है और सीक्वेंस का है। सीक्वेंस का है, सही। अच्छा, इस तरह के हम वर्क करवाते हैं जो खराब नहीं होते, राइट, कभी भी। ग्रीन वन जी, ये भी सिंधी कल्चर से रिलेटेड है कुछ। नाइस जी, सही। और इसका वो ये भी पार्टी पटियाला शलवार जो होती है, जबरदस्त था ये तो फिर बहुत अच्छा। ये बड़ा लुक, ये पहनने के बाद ना इसकी लुक बहुत जबरदस्त। और चुनरी का दुपट्टा है, चुनरी का दुपट्टा, राइट, ये है। नहीं, इट्स लुकिंग नाइस, अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरे ख्याल में ये आपने टिपिकल वेडिंग के लिए ही शायद डिजाइन किया है। अरे जी जी, आई रियली लाइक इट। आपकी दो ड्रेसेस तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। गरारा है, दिस वन आल्सो। माइयों की ब्राइड जो होती है वो अमूमन यही पहनती है, येलो कलर के। येलो कलर के, अच्छा ये क्या नेट के ऊपर है या क्या है ये? नहीं, ये शिफॉन है, उसके ऊपर हमने वर्क करवाया है। अच्छा, जी, अंदर स्लिप लगी हुई है। ओके जी, नाइस नाइस। और ये जो बेल होती है, ये कौन सी वाली बेल कहलाती है जो नीचे, ये बड़ी कोई फेमस बेल है? ये गोटा। अच्छा, ये हमारी पुरानी दादी और अम्मी, वही तो मैंने मदर के जमाने से चल रहा है। ये तो हमारे दौर का फैशन है भाई। लेकिन ये इसका फैशन आउट नहीं होता ना, इस वजह से। सही सही जी, ठीक। ये सदाबहार है, एवरग्रीन बड़ी जबरदस्त जो है वो कलेक्शन है फरा के पास। और फरा प्लीज बैठे आप। अच्छा जनाब, जिस तरीके से हम ने आपको ये कलेक्शन दिखाई, तो फरा जो है वो ऑनलाइन लोगों के लिए ऑर्डर पर ये तमाम तर चीज़ें तैयार करती। तो फरा मैं चाहूँगी कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम या आप अपना जो फेसबुक पेज का लिंक है वो लोगों को बताना चाहें ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। जी ज़रूर, जिसको भी अगर ऑर्डर की नीड है और ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है फराज कलेक्शन के नाम से, फराज कलेक्शन 28.com। आप इस पे ऑर्डर कर सकते हैं। और देन हमारा जो ज्वेलरी का है, आपको आउटफिट भी मिलेंगे, मेरी ज्वेलरी भी वहाँ मिलेगी। लेकिन हमारी ज्वेलरी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज्वेलरी का स्टॉक जो है ना, डिज़ाइन हम बहुत लिमिटेड रखते हैं। हम बहुत सारी क्वांटिटी में बना के नहीं रखते, मेक टू ऑर्डर काम है। अगर किसी को डिज़ाइन ये कॉपी करवाना है तो वो हमसे ऑर्डर पे अच्छा, यानी अगर कोई आपके पास कोई डिजाइन लेकर आ रहा है कि हमें ऐसा डिजाइन बना के दे दें ज्वेलरी में भी या कपड़ों में भी, तो आप उसको या हमारी ज्वेलरी में से ही कोई डिजाइन कॉपी करवाने चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे तो लिमिटेड स्टॉक होता है, वो क्लियर हो जाता है। ठीक, तो कितने दिन पहले तक फिर वो आपको? 1 वीक। 1 वीक, ठीक है जनाब। अगर आपने किसी ब्रांडेड ज्वेलरी या ड्रेस की का ऑर्डर देना है और फरा को कहना है कि बिल्कुल आप हमें एज इट इज़ बना दें, तो आपने कम से कम 1 हफ्ता पहले उनको कांटेक्ट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपके जो डिज़ाइंस हैं वो आपको बना के दे देंगी। तो फरा, आप अपना नंबर भी अगर बताना चाहें तो प्लीज़ आप बता दें।
अगर आपके लिए आसानी हो तो। जी, मेरा इंस्टा पे सारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है हमने। अच्छा, इंस्टा पे ही, इंस्टाग्राम पर ही इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो है और आप इनसे वहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छी ज्वेलरी है ये जो ज्वेलरी फरा ने हमें दिखाई या कपड़े हमें दिखाए, कलेक्शन वाकई बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है वो ऑप्शंस हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकें। और हम चाहेंगे कि अपना फीडबैक देना अपना बिल्कुल ना भूलें और सोशल मीडिया पर बताइएगा। इसके अलावा जो है वैसे भी आपने बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। या वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और ढेर सारी बातें करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कपड़ों और ज्वेलरी की बात हो रही है। हमारी नुमाइंदा सैरिश जिन्होंने एक पैकेज रेडी किया इस हवाले से, तो आप चलें और देखें और हम भी देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है पे। और अगर इन महीनों की बात की जाए, अब जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है, आगे जाके जनवरी फरवरी, ये वो महीने हैं कि कराची के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे वेडिंग सीज़न की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि इन महीनों में ख़ास तौर पे शादियां देखने में आती हैं। तो ये वो मार्केट्स हैं कि जहाँ का लोग रुख करते हैं और अच्छी खासी यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है। साड़ियों से लेके आप गरारा, शरारा, मैक्सीज, जो जो चीज़ें आपको बनवानी होती है वो तमाम वैरायटी आपको इन मार्केट्स में मिल जाती है। अच्छा, जैसे कि देखने में आता है कि गर्मियों के कुछ अलग कलर्स होते हैं और सर्दियों के कुछ अलग कलर्स होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो सर्दियों में डार्क कलर्स पहनना प्रेफर करते हैं, मगर अब अगर देखा जाए तो फैशन सेंस लोगों की बदलती जा रही है, नई जनरेशन है, तो लोगों का ये अब मानना है कि यहाँ पे आते हैं और एक वर्ड यूज़ होता है एस्थेटिक। तो जो एस्थेटिक कलर्स होते हैं उसके लिए ज़्यादातर अब पेस्टल्स की साइड पे जाते हैं और जो मैक्सीज वगैरह के हम कलर्स देखते हैं उसमें पिस्ताशियो, साथ साथ लाइट लाइलैक कलर हो गया, ये तमाम कलर्स जो हैं वो इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन हुए हैं। दुकानदारों से जो बात की उनका यही कहना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ मौजूद हैं, हर प्राइस रेंज की चीज़ें मौजूद हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो लोग आए हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने, उनका ये कहना है कि यहाँ पे अगर आप बार्गेनिंग कर लें तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है। मुख्तलिफ लोगों से बात की उनका यही कहना है कि इन मार्केट्स का उसूल होता है कि यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए और अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हैं, ये टैलेंट अगर आपके अंदर मौजूद है, तो आप अच्छी चीज़ यहाँ पे कम पैसों में ले सकते हैं। वैसे चीज़ अच्छी क्वालिटी वाइज अच्छी चाहिए होती तो यहाँ मिल जाती, वो आपके ऊपर है। तो कोई लेडीज़ अगर आपके साथ अच्छी हो, बार्गेनिंग करवा ले, आप बोलते तो ये लोग 40,000 हैं, अब हमें भी 40,000 का बोला, हम लोगों ने वो चीज़ 20,000 18,000 में करवा के ले ली। अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, वो तो मसला नहीं होता है। बार्गेनिंग करवाने के लिए तो आपके साथ एक अच्छी पक्की लेडीज होना जरूरी होती है, वरना आप तो ऐसे ही पैसे देकर आ जाते। तो जान पे कभी हमें चाहिए 40,000 बोला, हम उठ के चले जाते। लेकिन इन लोगों का आइडिया होता है, जैसे मेरी बड़ी बहन है नहीं, अब इनको आइडिया है रेट का, ये माशाल्लाह इस्लामाबाद से आई है, तो उनको रेट का आइडिया है कि इतने का मिल जाना चाहिए, क्वालिटी वगैरह। यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा होती है, इस्लामाबाद में ऐसी वैरायटीज़ नहीं होती जो इधर है, और मुनासिब रेट भी यहाँ अच्छे मिल जाते हैं। अच्छी वैरायटी होती है, हर तरह के बजट के हिसाब से मिल जाती है हमें यहाँ पर, और हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप करना मतलब आती है आपको बार्गेनिंग करना, तो आपको बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं। प्राइस भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और ब्राइडल कलेक्शन एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, अंदर जाके प्राइस नहीं देखी है, लेकिन वैसे देखा है हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनका। एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिक्स प्राइस शॉप के ऊपर भी बार्गेनिंग होती है। अगर आप उनसे कहेंगे तो फिक्स प्राइस शॉप के ऊपर ही बार्गेनिंग करते हैं, यहाँ के दुकानदार अच्छे हैं इस मामले में। तो जनाब आपने देखा कि सहरिश ने हमें बताया कि लोग बार्गेनिंग के हवाले से भी जो है, समरीन ने हमें बताया कि लोग बार्गेनिंग के हवाले से जो है वो कितने कॉन्शियस होते हैं, और वेडिंग सीज़न है और बड़े ज़बरदस्त जो है वहाँ पर शरारे भी थे, गरारे भी थे, और जो लोग वहाँ पर मुतमईन नहीं हो पा रहे होते, डेफिनेटली फिर वो डिज़ाइनर्स के पास आते हैं और फिर डिज़ाइनर्स जो है उनकी चॉइस के मुताबिक उनको ड्रेसेस भी बना के देते हैं। अच्छा, फ़रा यहाँ पर बैठी हुई है। फ़रा, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो आपकी ज्वेलरी मुझे लग रही है, आप मुझे वो वाली ज्वेलरी दिखाएंगी? ये क्या मतलब जी कौन से पर्ल्स हैं इसमें, क्या है? ये वाली दिखाएगा, गोल्डन वाली ज्वेलरी। गोल्डन? जी 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 जी। ये जो आपका लॉकेट है जी, ये ज़रा दिखाइएगा।
ये देखें जी, ये जबरदस्त सी ज्वेलरी कुंदन है, कुंदन जी ज्वेलरी, ये देखें इंडियन कुंदन है। ये कुंदन की जो ज्वेलरी है ये मेरी अम्मी की बड़ी फेवरेट है वैसे, और ये बहुत सारे लोगों को ना पसंद होती है ये कुंदन की ज्वेलरी। कुंदन फैशन से आउट नहीं होता, हमेशा इन रहता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये फैशन से आउट नहीं होता और आपकी ज्वेलरी बड़ी जबरदस्त है, और जिसको कहना चाहिए ना कि बड़ी जमी हुई, यानी कि बहुत आप कहीं जाते हैं और आप ज्वेलरी खरीदते हैं ना तो आप देखते हैं कि उसके अंदर वो उतनी फिनिशिंग नहीं होती जी, लेकिन ये बड़ा फिनिशिंग के साथ जो है, ये बड़ी फिनिशिंग के साथ जो है इन्होंने बनाया हुआ है इसको, दैट्स रियली ग्रेट। आपको बता दूं एक हमारा ज्वेलरी का प्लस पॉइंट ये है कि हमारी ज्वेलरी की जी आपको मार्केट में कॉपी भी नहीं मिलेगी, इवन हमारी डिज़ाइन कॉपी भी नहीं मिलेगी, और ये ज्वेलरी आपको सिर्फ ऑर्डर करने पे ही आपको मिलेगी। अच्छा, यानी कि अगर ऑर्डर करना चाहें, ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं और हमारा सारा काम जो है टर्किश स्टोन के ऊपर काम हो रहा है। ये वाले कौन से स्टोन हैं? अगर ये कैमरामैन ये वाले टर्किश स्टोन, कौन से? टर्किश स्टोन जी। ये देखें जी, ये वाले जो स्टोन्स हैं ये हैं टर्किश स्टोन्स, और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ये स्टोन्स हैं, और ये अगर आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं और बनवा सकते हैं, और ये बड़ा फिनिशिंग के साथ और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये आप प्लेन ड्रेस के ऊपर भी जो है ये स्टोन्स जो है वो वेयर कर सकते हैं, तो दैट्स रियली नाइस। ये बड़ी अच्छी जो है वो जो ये देखिए आसबा, ये आजकल ब्राइडल वेडिंग सीजन है, तो ये पूरा कंप्लीट जो है ना ये ब्राइडल सेट है। सही, ये जरा चौकर भी है, फॉलो कीजिएगा ये, और ये माथा पट्टी जो ब्राइड लगाती है जी, ये वो है। सही। और ये इसका आजकल भी चल भी रही है ना माथा पट्टी, और ये टीका भी है, इयर रिंग्स हैं इसके, और ये गले का है। सही। और ये कैमरे में बिल्कुल फरा सामने कैमरे में दिखाएंगे जी जी, ये जनाब आप देख सकते हैं। ये है पाँव की जो पाजेब कहते हैं। अरे वाह, ये बड़ी जबरदस्त है पाजेब। ओके, और मेरी सारी ज्वेलरी जो है गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड गारंटेड है, और ये पॉलिश की जो है ना लाइफ टाइम गारंटी है हमारी। सही सही। थोड़े से फरा ड्रेसेस की बात करते हैं, ये ड्रेसेस भी आपके रखे हुए हैं, अगर हम ये ड्रेसेस देखें तो इन ड्रेसेस को जरा, और मैं लाई भी हूँ सारे हैवी ड्रेसेस, क्योंकि तो शादियों का सीजन है। हाँ बिल्कुल, जरा दिखाएं ड्रेसेस। ये जबरदस्त सा कलर मुझे लग रहा है, इसके साथ ये ब्लू ट्राउजर होगा जी जी, इसका साथ हमारी गरारा पैंट है। हाँ, बिल्कुल। और वही है कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है उनकी चॉइस पे, कि अगर वो अच्छा इसके साथ गरारा पैंट है जी, गरारा पैंट। दूसरा ड्रेस दिखाइएगा। दूसरा ड्रेस जो है वो फरा के पास है, बड़ा जबरदस्त से जो है ना कलर्स हैं, और ये बड़ा अच्छा रहता है। ये काफ्तान है। ये क्या है? काफ्तान। अच्छा जी, ये वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, और लाइट कलर में है ये। हाँ, लाइट कलर में, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने मिक्स एंड मैच रखा है, थोड़ा सा लाइट कलर भी, थोड़ा ब्राइट कलर भी। सही जी। चलें जी, ये ड्रेसेस ब्लैक मैक्सी है, गाउन स्टाइल है ये। अच्छा, जी, ये भी बहुत इसकी डिमांड है ना, नेट पे बना हुआ है, ये सीक्वेंस पे है। सही जी। चलिए जी, फरा जो है वो हमें ड्रेसेस दिखा रही हैं और बता रही हैं, और आई होप कि आपको ड्रेसेस बड़े पसंद आए होंगे, और जिस तरीके से जो है वो फरा दिखा रही हैं, और ये अच्छा ये बड़ा प्यारा लग रहा है, वेलवेट का शॉल है ये। हाँ, और ये आजकल विंटर आ गया है, तो ये तो फैशन में बहुत इन है। चलिए जी, ये थोड़ा सा जो है वो शो का टाइम जो है वो हमारा कम है, लेकिन फरा के ड्रेसेस बड़े ज़बरदस्त हैं, और इस हवाले से हम आपको जो है वो बता रहे हैं। और अगर आप चाहें फरा से ये अपनी पसंद के ड्रेसेस मंगाना है, या इन ड्रेसेस में से भी कोई चीज़ आप मंगवाना चाहें, तो डेफिनेटली आप फरा को ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ज्वेलरी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और आपने हमें बताना है कि आज का शो जो है वो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसके अलावा फैशन और ज्वेलरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें और जितनी भी मालूमात होती है वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक दें कि आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए, और आपकी क्या डिमांड होती है एक डिज़ाइनर से, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइनर हो या फिर ड्रेस डिज़ाइनर हो। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अच्छा सा वीकेंड गुजारें, अच्छी सी जो है वो अपनी छुट्टी का दिन गुजारें, और साथ साथ हमें भी याद रखें, दुआओं में भी याद रखें, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी याद रखें, और ज़रूर अपना फीडबैक दें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।